हेलो एवरीवन, बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का लेक्चर नंबर 2 है। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, कुछ चीजें आपको गाइड करूंगा, क्योंकि होता यह है कि एज अ टीचर, एज अ मेंटर, एज अ गाइड, ये मेरा अब रोल है कि टिल एग्जाम तक आपसे प्रॉपरली मैं बात भी करूं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों से जो मैं देख रहा हूं उनके कमेंट्स वगैरह, होता यह है कि जब हम एग्जाम के पास पहुंचते हैं तो दो चीजें होती हैं। पहला, हमारा बिलीव, जो हमारा यकीन था वो खोने लगता है। मतलब मैं चाहे बैच की बात करूं कि यार मेरे बच्चे घबराने लगते हैं, डरने लगते हैं कि यार होगा नहीं होगा इस साल, है ना। ये एक चीज मैं फील करता हूं। तो आप जरा खुद से सोचो, जब आपने बैच लिया था आपने क्या प्रॉमिस किया था कि आप करोगे? याद आ रहा है आपको? तो डरना नहीं है सबसे पहले। तो आपके अंदर का वो यकीन, वो कॉन्फिडेंस खोना नहीं चाहिए। ठीक है, पहला बात तो ये हो गया। दूसरी चीज क्या होती है बेटा, कि आप पैनिक कर कर नए प्लान बनाने लगते हो। जैसे मैं बहुत सारे बच्चों के मैसेज देख रहा था, क्या सर आप सब कुछ उम्मीद से ही कर ले? नहीं बेटा, पहले जो हम करा रहे हैं उस कंटेंट को कर। उम्मीद वाले बैच से हमें वो करना है जो कई बार आपका बहुत बैकलॉग आपको लग रहा है कि नहीं सर नहीं हो पाएगा, तो मैं अभी करंट कर रहा हूं एक आध चैप्टर के लिए, वो ठीक है ना, तो वो चीज कर लो, क्योंकि आपको डीपीपी भी सॉल्व करनी है। ये चीज समझ में आ रही है? तो अभी आप अपने सेकंड प्लान पे मत जाओ, अभी टाइम है थोड़ा सा कि मतलब आप मेहनत कर सकते हो। ठीक है। तीसरा, बहुत सारे बच्चे इस चीज को लेके परेशान रहते हैं, यार हम पूरे दिन पढ़ रहे हैं तब भी कुछ नहीं हो रहा है, स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है। बेटा देख, एक चीज और भी है, ये चीज तेरे को समझनी पड़ेगी कि हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चा डिफरेंट होता है, हर बच्चे की अप्रोच अलग होती है। पर सबसे जरूरी चीज क्या है? सिंपल रखो। सिंपल कैसे रखना है? कुछ नया बहुत ट्राई नहीं करो। आपने लेक्चर देखो, अपनी डीपीपी सॉल्व करो, अपनी एनसीईआरटी पढ़ो। उसके बाद हमें कितना याद रहेगा? सर याद नहीं रहता। बेटा याद नहीं रहने के लिए आपको रिवाइज करना पड़ेगा। सर उसके लिए क्या करें? उसके लिए हम कुछ रिवीजन टेस्ट आपके स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अलग से कुछ टेस्ट स्टार्ट कर देंगे रिवीजन के, थोड़ा रिवाइज करके आया करो। फिर क्या होगा, जैसे रिवीजन टेस्ट स्टार्ट करेंगे तो एक बच्चा खड़ा होकर आएगा, कहेगा कि सर रिवीजन टेस्ट हमारा करंट ही नहीं हो पाता, आप रिवीजन। बेटा रिवीजन टेस्ट भी तो तेरे लिए ही ले रहा हूं। मान ले तूने रिवीजन टेस्ट दिया, तूने थोड़ा ही रिवाइज किया, ऐसा नहीं पूरा कॉन्फिडेंस, कुछ पढ़ के आया, कुछ टेस्ट दिया, कुछ तो रिवाइज होगा। आप समझो ध्यान से। तो आपको बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, इन चीजों में परफेक्शन कभी आएगी नहीं, ऐसे कि आपको हर चीज में कभी परफेक्शन आएगी। आपको हमारे साथ लगे रहना पड़ेगा। ये चीज समझ में आ रही है? आपको बने रहना पड़ेगा हर हाल में, क्योंकि वो सबसे मुश्किल टाइम, या कहते हैं सबसे डिफिकल्ट मंथ्स होते हैं। चाहे आप किसी भी सेंस में ले लो कि यार अभी आपको एग्जाम की डेट्स दिखने लग जाती हैं कि यार एग्जाम देखो अब आ जाएगा। दूसरा, आपको अपनी प्रिपरेशन खत्म होती दिख नहीं रही होती है। तीसरा, आपका कॉन्फिडेंस खोने लगता है। तो यहीं पर संभालना है ना। यही टाइम है जहां खुद को बचाना है आपको। अगर बचा गए, आखिरी तक लड़ाई में बने रहे, तभी तो जीतोगे। पहले ही हार जाओगे तो कैसे जीतोगे? तो इसलिए बोल रहा हूं, आपको खुद का कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, खुद को लड़ाई में बनाए रखना है। ये एक तरीके की आपकी खुद से लड़ाई है ना बेटा। ये हर उस पर्सन से लड़ाई है जो आपको कुछ नहीं समझता है। समझ रहे हो? आपको अपने पेरेंट्स को भी प्रूव करना है, उनके लिए भी कुछ करना है ना। जो आपने सोचा था कि लाइफ में कुछ अचीव करेंगे वो भी तो करना है। तो प्लीज अपने आप को बनाए रखो। अपने कॉन्फिडेंस को मतलब बिल्कुल ऐसा रखो कि नहीं हिलने देंगे, और मेहनत करो। ठीक है, हम हर सेंस में एक बेटर कंटेंट की तरफ मूव करेंगे, चाहे वो लाइव हो, रिकॉर्डेड हो, वो कोई मतलब नहीं करता। हमें आपको वो चीज पढ़ानी है जो आएगी एग्जाम में। क्लियर है? सही है। और उसको अब कम समय में भी डिलीवर करना है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा समय लेके करेंगे तो भी तो दिक्कत होगी। अब बाकी सब्जेक्ट कैसे पढ़ोगे? ठीक है, तो अब आपको यहां से टोटली प्रॉपर फोकस हो जाना है, चीजें समझनी है और मेहनत करनी है। अब आते हैं इस चैप्टर पे, इस लेक्चर पे। मैंने अभी तक आपको पहला टॉपिक पढ़ाया है, और पहला टॉपिक क्या था? सर मेरिस्मेटिक टिश्यू आपने बताया था। ठीक है, कुछ बच्चों की कमेंट ये थी कि मतलब मैं दोनों तरह की कमेंट देखता हूं, पॉजिटिव तो मैं बहुत अप्रिशिएट भी करता हूं, लेकिन मैं वो हर एक बच्चे की कमेंट देख ही लेता हूं। उसको ऐसा लगा कि सर थोड़ा सा आ तो गया ये, लेकिन कहीं ना कहीं नोट्स में है। तो बेटा नोट्स वो हैंड रिटन वाले हैं ना, वहां से आप लिखो।
अब देखो आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में आना क्या चाहिए। सबसे पहले मैंने आपको एक बार कॉन्सेप्ट रिवाइज करता हूं 5 से 7 मिनट टॉपिक का, फिर हम मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो जैसे मैं आपको कहता हूं कि भाई मैं बात कर रहा हूं आप पे, आज का गोल रहेगा सिंपल परमानेंट कॉम्प्लेक्स परमानेंट। तो कॉन्सेप्ट रिवीजन अगर हम लेते हैं तो सबसे पहले मैंने आपको यह सिखाया था कि प्लांट में 4 तरह के सेल्स होते हैं। एक होता है डिवाइडिंग सेल और 3 होते हैं पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ये परमानेंट सेल होते हैं। तो जो डिवाइडिंग सेल होता है वो किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर मिलता है और ग्रुप में मिलता है। तो ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल को हमने क्या नाम दिया था? हमने नाम दिया था मेरिस्टेम। क्या नाम दिया था? मेरिस्टेम नाम दिया था, जो एक ग्रीक वर्ड से आया था जिसे मेरिस्टोस कहते हैं। कोई डाउट है? नहीं सर, ठीक है। उसके बाद हमने आपसे ये बोला था कि यार देखो मेरिस्टेम जो होती है ना वो कहां से आती है? ऐसा आसमान से तो गिरेगी नहीं। तो जो बीज होता है, सीड होता है, उस सीड में स्टार्टिंग से डिवाइडिंग सेल होते हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग में डिवाइडिंग सेल होते ही हैं, क्योंकि उसमें एक रीजन होता है जिसे एम्ब्रियोनल एक्सिस कहते हैं, वहां पर डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। अभी वही डिवाइडिंग सेल कंटिन्यू रहते हैं प्लांट में, तो उसे प्राइमरी मेरिस्टेम कहते हैं। तो प्राइमरी मेरिस्टेम मतलब पहली मेरिस्टेम वो होती है जो स्टार्टिंग से प्रेजेंट है। फिर आ जाती है हमारे पास सेकेंडरी मेरिस्टेम। अब ये सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या है? ठीक है, इतने में अभी कुछ आएंगे सर रिकॉर्डेड है, पढ़ ले भाई, तेरा सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। ये तेरे से ना पूछेगा कोई कि तू लाइव पढ़ के आया था, रिकॉर्डेड पढ़ के आया था, इसलिए बोल रहा हूं। मेरे को बहुत ज्यादा उम्मीद आपके सिलेक्शन को लेकर है, प्लीज ध्यान से सुनो। फिर हमने कहा आपसे कि प्राइमरी मेरिस्टेम क्या हो गई? ये हो गई। अब प्राइमरी मेरिस्टेम के सेल डिवाइड करके और सेल बनाएंगे और उसमें से बहुत सारे परमानेंट हो जाएंगे। तो जब प्राइमरी मेरिस्टेम के सेल परमानेंट सेल बनाते हैं तो उन्हें हम कहते हैं प्राइमरी टिश्यू, जैसे कि एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम और हमारे पास पित्त। अब यहां पर एक दिक्कत क्या होती है, जिस बच्चे ने बिल्कुल ही एनाटॉमी नहीं पढ़ी, कभी भी नहीं पढ़ी, उनको ये वर्ड भी नहीं पता, और थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट में भी तो बताया था। तो एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, ये सब प्राइमरी टिश्यू है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ प्राइमरी ऑर्गन बनते हैं। जब टिश्यू इकट्ठे होंगे तो क्या बनाएंगे? ऑर्गन बनाएंगे। तो टिश्यूज ने इकट्ठा होके ऑर्गन को बनाया, तो उन ऑर्गन का नाम क्या हो गया? रूट, स्टेम, लीफ। तो प्राइमरी मेरिस्टेम से परमानेंट सेल के जो टिश्यू बनते हैं प्राइमरी टिश्यू, ऑर्गन का नाम प्राइमरी ऑर्गन। यहां तक क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब होता क्या है कि बेटा ये प्राइमरी मेरिस्टेम जो होती है वो लेंथ ग्रो कराती है, ऊपर होती है, सबसे एपिकल पे होती है, और एकदम नीचे होती है, रूट को ग्रो कराती है। तो उसे रूट एपिकल, शूट एपिकल कहते हैं। उसके बाद वो जो प्राइमरी मेरिस्टेम है वो बीच में भी, लीफ के बेस पर भी होती है, वहां से एक्सिलरी बड बनाती है। तो ये पोजीशन के हिसाब से है, और वो एक्सिलरी बड से या तो ब्रांच बनाती है, फ्लावर बनाती है, और मोनोकोट में ग्रास में इंटरकैलरी की फॉर्म में होती है। इंटरकैलरी क्या हो गया? परमानेंट सेल के बीच में होती है। तो प्राइमरी मेरिस्टेम का रोल प्राइमरी टिश्यू बनाना है, पर उसकी लोकेशन अलग अलग हो सकती है। लेंथ बढ़ा सकती है, ब्रांचेस बना सकती है, लीफ बना रही है, रूट बना रही है, सारे काम प्राइमरी मेरिस्टेम कर रही है। अब हम आते हैं कि प्लांट की एक प्राइमरी ग्रोथ हो गई है, अब उसमें दोबारा ग्रोथ करानी, उसकी चौड़ाई बढ़ानी है। तो मेरे पास प्लांट में 3 मेन ऑर्गन होते हैं, रूट, स्टेम, लीफ। हम ये कहते हैं कि भाई हम लीफ की कोई चौड़ाई नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि आपको यह समझ में आना चाहिए कि लीफ की चौड़ाई बढ़ेगी तो लाइट, देखो लीफ अगर मोटी हो जाए तो उसमें लाइट पेनिट्रेट तो नहीं कर पाएगी, अंदर जा नहीं पाएगी, तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगी? लीफ को तो पतला ही रहना पड़ेगा, तो लीफ को हटा देते हैं। स्टेम और रूट की चौड़ाई बढ़ती है, हम नई लीफ बना लेते हैं। लीफ की चौड़ाई नहीं बढ़ाते, नई लीफ बना लेते हैं। तो जब हम स्टेम की चौड़ाई बढ़ा रहे हैं, चौड़ाई क्यों बढ़ा रहे हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, पर हमें यह समझना चाहिए कि प्लांट के वो पार्ट जिनमें प्राइमरी ग्रोथ पूरी हो गई है, अब उसमें अगर हम चौड़ाई बढ़ा रहे हैं तो उसे हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। अब सेकेंडरी ग्रोथ कराने के लिए मुझे दोबारा डिवाइडिंग सेल चाहिए, पर उस पार्ट में, स्टेम में अब डिवाइडिंग सेल नहीं है, तो डिवाइडिंग सेल लाएंगे, तो प्रोसेस का नाम रहेगा डी डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का उल्टा। तो प्राइमरी मेरिस्टेम से मेरे पास परमानेंट सेल बने, अब उन्हीं में से कुछ परमानेंट सेल को मैं वापसी डिवाइडिंग कन्वर्ट करूंगा, जैसे मैं कॉर्टेक्स से बनाऊंगा कॉर्क कैम्बियम, सही है,
और मैं मेडुलरी रेस से बनाऊंगा कौन सा, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। एनसीईआरटी ने बेटा थोड़ा सा यहां पर इसको कंफ्यूज किया है, पर आपका जो सेकेंडरी ग्रोथ है वहां ठीक लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास कैम्बियम जो है जो हम बनाएंगे वो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम हम बनाते हैं मेडुलरी रेस से, और जब पूरी रिंग बनती है वास्कुलर कैम्बियम कहते हैं, और बाहर वाली रिंग को कॉर्क कैम्बियम कहते हैं। कॉर्क कैम्बियम वाली रिंग क्या बनाती है, कॉर्क डेड सेल्स और सेकेंडरी कॉर्टेक्स, और वास्कुलर कैम्बियम बनाती है सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम। अब जिसके साथ सेकेंडरी वर्ड लग गया है ना, वो किससे बनेंगे, सेकेंडरी मेरिस्टेम से बनेंगे। पर वो किस प्रोसेस से बनेंगे, रीडिफरेंशिएशन से। जब मैं सेकेंडरी मेरिस्टेम बनाऊंगा तो प्रोसेस का नाम डी डिफरेंशिएशन है, लेकिन जब सेकेंडरी मेरिस्टेम से परमानेंट प्रोसेस बनाऊंगा तो आर आ जाएगा, रीडिफरेंशिएशन। तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब सेकेंडरी मेरिस्टेम ऐसे सिलेंडर की फॉर्म में है, इसे सिलेंड्रिकल या लेटरल बोल देते हैं। एग्जाम्पल बताओ, कॉर्क कैम्बियम, वास्कुलर कैम्बियम। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, क्लियर। लेकिन जो इंट्राफेसिकुलर होती है फ्लोएम और जाइलम के बीच में, प्राइमरी फ्लोएम, और वो होती है मेरे पास प्राइमरी। ठीक है, तो यही चीजें पढ़ा रहा था। दूसरा मैंने ये पढ़ाया था कि रूट टिप में या शूट टिप में डायरेक्टली परमानेंट सेल्स नहीं बनते, पहले लेयर्स बनती हैं। तो उन लेयर्स, मतलब लेयर का मतलब ये होता है डिवाइडिंग सेल पहले लेयर में आ जाते हैं। जब वो लेयर में आ जाते हैं तो क्या बनाते हैं, प्रोटोडर्म। प्रोटो का मतलब पहले, डर्म का मतलब एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस आने से पहले वाले डिवाइडिंग सेल। ग्राउंड मेरिस्टेम, ग्राउंड मतलब जगह भरने वाले, तो ग्राउंड मेरिस्टेम क्या बनाएगी, कॉर्टेक्स जैसा पार्ट, पिथ जैसा पार्ट। सेंट्रल सिलेंडर वास्कुलर बंडल बनाएगा। तो वो डिवाइडिंग सेल हैं, अभी भी परमानेंट नहीं हुए, फिर वो परमानेंट बनाएंगे। यहां तक समझ में आई थी, यही पढ़ाया था बेटा, यही पढ़ाया था, इसी को थोड़ा सा और बताया था। तो आपको मैंने कॉन्सेप्ट रिवीजन की जब मैं बात कर रहा हूं तो आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए कि भाई प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम ओरिजिन के बेस पर है। ठीक है, हाँ भाई बताओ, प्राइमरी और सेकेंडरी ये किस पर बेस्ड है बेटा, ओरिजिन पर है। ये ओरिजिन पे होता है। उसके अलावा सुन लो ध्यान से, प्राइमरी और सेकेंडरी ओरिजिन के बेस पर होता है। उसके अलावा बेटा, उसके अलावा और क्या बात कर सकते हैं हम लोग, हाँ उसके अलावा हमने बात की थी लोकेशन के बेस पे। तो लोकेशन पर मैंने आपको बता दी थी एपिकल और इंटरकैलरी, जो ग्रासेस में रीजनरेट करती है पार्ट को, और मैंने लेटरल बता दी थी आपको, है ना, लोकेशन के बेस पे। उसके बाद मैंने बता दी थी फ्यूचर के बेस पे, फ्यूचर या उसका फेट। तो फ्यूचर के बेस पे मैंने बता दी थी आपको प्रोटोडर्म, और मैंने क्या बता दी थी बेटा, ग्राउंड मेरिस्टेम, और मैंने क्या बता दी थी, प्रोटोडर्म, ग्राउंड मेरिस्टेम, और मैंने आपको बता दी थी सेंट्रल सिलेंडर। या एक तरीके से सेंट्रल सिलेंडर को मैं कई बार ग्राउंड वो बोल देता था, प्रोकैम्बियम। ये क्या बनाती है, वास्कुलर बंडल बनाती है। तो ये फ्यूचर के बेस पे आपको बताया था। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, मैंने ये चीजें आपको अगर याद हो सारी बढ़िया से समझाई थी कि भाई देखो, कॉर्क कैम्बियम से कॉर्क डेड सेल की लेयर और सेकेंडरी कॉर्टेक्स, सेल डिवाइड करेगा, दोनों तरफ बनाएगा। ऐसे ही मेरे पास सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम बनेगा। याद आया? ठीक है, ये क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा कि अब आप कर लो इसे खुद से। ठीक है, कि इसमें क्या पूछा गया है कि प्राइमरी मेरिस्टेम कौन सी है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, लीफ, कॉर्क कैम्बियम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। इसमें से प्राइमरी मेरिस्टेम बताओ। अब प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंशिएशन का मतलब आपको प्राइमरी टिश्यू बताने हैं। क्लियर है, प्राइमरी टिश्यू बताने हैं। प्रोडक्ट ऑफ डी डिफरेंशिएशन मतलब आपको सेकेंडरी मेरिस्टेम बतानी है। मैं चाहूंगा कि ये आप खुद से करो और चैट में लिखना इसको। सेकेंडरी मेरिस्टेम बताएंगे और यहां पर आपको सेकेंडरी टिश्यू बताने हैं। तो इनमें से करना, मैं नेक्स्ट क्लास में इसे सॉल्व भी करूंगा आपके लिए, पर आप एक बार इसको करना खुद से तो आपको आइडिया लग जाएगा। मैंने एक चीज आपको समझाई थी, जो स्टेम ब्रांच होती हैं वो प्रोडक्ट होती है डिफरेंशिएशन का, प्राइमरी मेरिस्टेम से बनती है। जो रूट ब्रांच होती है, सेकेंडरी रूट, वो बनती है सेकेंडरी मेरिस्टेम से। क्लियर है, सेकेंडरी मेरिस्टेम से। तो फिर वो क्या होता है बेटा, क्योंकि रूट में मैंने नोड और इंटरनोड मना किया तो वहां डिवाइडिंग सेल नहीं होती, तो ब्रांच कैसे आएगी, अंदर से आती है,
कि कोई परमानेंट सेल दोबारा से, देखो मैं यही चीज बोल रहा हूं, रूट की जो ब्रांच होती है वो देखो डिवाइडिंग सेल रूट में यहां होते हैं, इसको कवर करते हैं, तो यहां पर कुछ परमानेंट सेल दोबारा डिवाइडिंग हो जाते हैं और अंदर से आती है ब्रांच, तो रूट ब्रांच सेकेंडरी टिश्यू में काउंट होती है। ठीक है, तो सेकेंडरी टिश्यू या ऑर्गन कुछ भी लिखेंगे आप यहां पे, क्लियर है। तो मैं यहां पर रूट ब्रांच ऐड कर देता हूं क्वेश्चन में, ताकि आपको क्लियरिटी रहे मैं क्या पूछ रहा हूं। और ये स्टेम ब्रांच, तो ये दूसरा काम है जो आप मेरिस्टेम वाले टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्वेश्चन है आपका, है ना। मैं ऐसे क्वेश्चंस बहुत कराता हूं बच्चों को, ताकि उनको कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो। बेटा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग कैसे होता है, फिजिक्स में कैसे होगा, केमिस्ट्री में कैसे होगा, प्रैक्टिस करके। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे चीजें स्ट्रांग नहीं होंगी। मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़े थे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्राइमरी, कोई चीज अगर लिखते हैं नॉट प्राइमरी, तो सेकेंडरी जाइलम, है ना, नॉट प्राइमरी टिश्यू, प्राइमरी जाइलम है मेरे पास, एपिकल तो सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी टिश्यू है ना, ऑल्दो वो मेरिस्टेम है, कोई बात नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्राइमरी मेरिस्टेम, एपिकल, कॉर्क कैम्बियम। बेटा लीफ वाली प्राइमरी होती है, याद रखें, लीफ वाली कैसी होती है, प्राइमरी होती है ना, क्योंकि लीफ मेरे पास इसी से बनती है ना। आप देखो ध्यान से, मान लो इस स्ट्रक्चर से लीफ बन रही है, यहां पर डिवाइडिंग सेल है एपिकल से, तो लीफ पर जो रहेंगे यही वाले डिवाइडिंग सेल यहां होंगे, क्लियर है। और देखो फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट फीचर ऑफ मेरिस्मेटिक सेल, भाई मेरिस्मेटिक सेल में क्या हमारे पास फीचर नहीं है, लिग्निफाइड ना, लिग्निन डिपोजिशन नहीं होता, ये तो सही है, सेल वॉल प्राइमरी होता है, ये बेटा आपके परमानेंट सेल का फीचर है लिग्निन होना। ठीक है, और कोई क्वेश्चन था, मेरिस्टेम डिराइव फ्रॉम परमानेंट सेल, परमानेंट सेल से जो मेरिस्टेम आएगी, कौन सी मेरिस्टेम आएगी बेटा, सेकेंडरी मेरिस्टेम आएगी। तो ऑलवेज कॉर्क कैम्बियम फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रोथ, ये तो नहीं होगा। ठीक है, ऑलवेज फॉर्म सेकेंडरी जाइलम, ये ऑलवेज वर्ड जो है ये इन दोनों को गलत बना रहे हैं, है ना, ऑलवेज नहीं होना चाहिए, तो बी ज्यादा ठीक है। ठीक है, बी ज्यादा ठीक है, क्लियर है। ठीक बेटा, आपको ये समझ में आना चाहिए कि टीचर और स्टूडेंट का एक कनेक्शन है। मैं आपको समझा रहा हूं, चीजें बहुत ध्यान से देखो। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्ट विच पार्ट डिराइव फ्रॉम प्राइमरी मेरिस्टेम, है ना, रूट ब्रांच, स्टेम ब्रांच, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, तो ये प्राइमरी मेरिस्टेम से 1, फ्लावर 2, 3, 4, क्योंकि रूट ब्रांच किससे आता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम से। आप पढ़ना, आपने किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ा हो, आपको क्लियरिटी बताई नहीं शायद गई होती है, बहुत रेयर होता है कि ये बता रहे हो कि रूट ब्रांच किस मेरिस्टेम से बन रहा है। ठीक है, आप अपने नोट्स चेक कर लेना, मैं श्योर हूं इस बात को लेके, क्लियर है। हाँ, इसलिए मैं बोल रहा होता हूं कि मैं जो डाटा मैं लिखवा रहा हूं या जो चीजें मैं करा रहा हूं उसको लेके मैं बहुत स्पेसिफिक हूं। हाउ मेनी प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, प्राइमरी टिश्यू की बात करनी है इसमें आपने किसकी बात करनी है, प्राइमरी टिश्यू की। तो एपिडर्मिस यस 1, एंडोडर्मिस 2, प्राइमरी जाइलम 3, प्राइमरी फ्लोएम 4, चारों ही सारे ही। अगर सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम होता तो वो होता रीडिफरेंशिएशन का, क्लियर है। अच्छा, करेक्टली मैच, प्राइमरी जाइलम इज अ प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, ये सही है। सेकेंडरी जाइलम प्रोडक्ट ऑफ रीडिफरेंशिएशन, अच्छा, सेकेंडरी फ्लोएम प्रोडक्ट ऑफ डी, ये गलत है बेटा, ये गलत है, डी डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट नहीं होगा, री आता है यहां पर। ठीक है, इंटर कैलरी मेरिस्टेम प्राइमरी, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, पर ये सही है, सेकेंडरी जाइलम एंड प्राइमरी दोनों सही है बेटा। क्वेश्चन में गड़बड़ है, 6 का ए भी ठीक है, बी भी ठीक है। देख लो, ये सेकेंडरी टिश्यू री का होगा, री सही है, ये गलत क्यों, यहां मुझे री चाहिए, इंटर कैलरी सेकेंडरी मेरिस्टेम, है ना, तो आप क्वेश्चन के लिए करेक्शन है। ठीक है, आइए अब हम आपको एक टेबल दे रहे हैं और ये चाहेंगे कि आप इसे खुद बनाएं। जैसे कि नेम ऑफ टिश्यू, मैं यहां लिख रहा हूं एपिकल मेरिस्टेम, और क्या लिख दूं, एपिकल मेरिस्टेम, इंटर कैलरी वगैरह लिख दूं, है ना, या मान लो मैं यहां प्राइमरी मेरिस्टेम लिख देता हूं, एपिकल वगैरह ना लिख के प्राइमरी लिख देता हूं। तो प्राइमरी की क्या होगी, डिफरेंशिएशन, टिश्यूज क्या बनाएगा वो, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स, ऐसे वाले। अगर मैं यहां सेकेंडरी
मेरिस्टेम लिखो, वो तो ऊपर प्राइमरी मेरिस्टेम है, तो सेकेंडरी मेरिस्टेम, या मैं लिखता हूं परमानेंट सेल में दो सर नाम लिख देता हूं, एक लिख देता हूं कॉर्टेक्स और एक लिख देता हूं मेडुलरी रेस। ये कैसे सेल्स है? परमानेंट है, इनकी होगी डी डिफरेंशिएशन, और वो लिखो क्या बनेगा। फिर ऐसे ही आप क्या लिखो, कॉर्क कैम्बियम लिखो, टेबल खुद पूरी करो और अपनी कॉपी में लगाओ, और वास्कुलर कैम्बियम लिखो। इनकी क्या करोगे? रीडिफरेंशिएशन। इसकी क्या करोगे? रीडिफरेंशिएशन करोगे और ये चीज बनेगी। क्लियर है? तो ये बेटा आपका मतलब ये टेबल बननी चाहिए आपसे कि कॉर्क कैम्बियम की रीडिफरेंशिएशन से आप कॉर्क बना रहे हो, सेकेंडरी कॉर्टेक्स बना रहे हो, इससे क्या बना रहे हो? सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, है ना? कर लोगे? सही है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलेंगे और हम लोग बेटा अब बात कर सकते हैं आगे की परमानेंट टिश्यू की हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो परमानेंट टिश्यू की अब हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, परमानेंट टिश्यू को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान से देखना क्या हम बात करेंगे इसमें। सबसे पहले सुनो ध्यान से, मैंने आपको पढ़ाया था कि मेरे पास परमानेंट टिश्यू जो होगा वो कितने टाइप का होगा, याद करो। मैंने आपको सिंपल ये बोला था, या तो डिवाइडिंग सेल होते हैं या परमानेंट सेल होते हैं। तो परमानेंट सेल वो सेल होते हैं जो स्टॉप कर चुके होते हैं डिवाइड करना। तो परमानेंट टिश्यू क्या है? किन सेल्स का बना हुआ है? मेड अप ऑफ सेल्स, ध्यान से लिखेंगे, मेड अप ऑफ सेल विच स्टॉप डिवाइडिंग, जिसने स्टॉप कर दिया है डिवाइडिंग को, डिवीजन को स्टॉप कर दिया है ना, डिवीजन को स्टॉप कर दिया है, दैट इज परमानेंट टिश्यू। क्लियर है? परमानेंट टिश्यू है ना, परमानेंट टिश्यू। क्लियर है? तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा? सिंपल परमानेंट टिश्यू। क्या मतलब होगा वो देखेंगे। तो उन सेल्स का बना है जो डिवाइड नहीं कर रहे। सिंपल परमानेंट टिश्यू का मीनिंग होता है कि उनमें मेरे पास ओनली वन टाइप के सेल है, ओनली वन टाइप ऑफ परमानेंट सेल, परमानेंट सेल। जैसे कि मान लो मैंने ये एपिडर्मिस बना दी। नाउ दिस इज लेयर इज एपिडर्मिस। अब इस एपिडर्मिस क्या है? एक टिश्यू हो गया भाई। एपिडर्मिस क्या हो गया? एक प्रकार का टिश्यू हो गया। अब इस एपिडर्मिस में ये सारे सेल पैरेनकाइमा के बने हुए हैं, तो इसका मतलब ये कौन सा टिश्यू हो गया? सिंपल परमानेंट टिश्यू हो गया। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि भाई ये एपिडर्मिस क्या हो गई? सिंपल परमानेंट हो गई। क्या हो गई? ये सिंपल परमानेंट टिश्यू हो गई। तो ये क्लियर होना चाहिए कि सिंपल परमानेंट में या तो वो पैरेनकाइमा के बने होंगे, या कॉलेनकाइमा के, या स्क्लेरेनकाइमा के। ये तीन तरह के सेल होते हैं परमानेंट, लेकिन एक ही तरह का सेल यूज होगा तो सिंपल परमानेंट टिश्यू बोलेंगे। तो सबसे पहले तीन छोटे टॉपिक हैं जिनको मैं डिस्कस करूंगा, पैरेनकाइमा टिश्यू, कॉलेनकाइमा टिश्यू, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं, बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है और बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट है जो आज क्लियर होंगे। बहुत ध्यान से हमें सुनना है और चीजों को फोकस करना है। आपने इसको कैसे पढ़ना है? पहले मैं पैरेनकाइमा पढ़ाऊंगा, तो आपने पैरेनकाइमा देख कर लेक्चर, मान लो 10 मिनट 15 मिनट जो भी लगा, देखा, पॉज किया, फटाफट से एनसीईआरटी पढ़ी। नहीं ली है तो लेक्चर रोक कर एनसीईआरटी ले लो। ठीक है? कुछ बच्चे नहीं अरे यार बाद में देख लेंगे, माना करो, नहीं तो दिक्कत होती है। अभी पता नहीं है, बाद में पता चलेगा, है ना? फिर कहोगे सर एनाटॉमी समझ तो आई पर याद नहीं हो रही है, क्योंकि तुमने साथ के साथ एनसीईआरटी नहीं करी और क्वेश्चंस नहीं बनाए जो मैं करा रहा था। आ जाओ भाई, पैरेनकाइमा टिश्यू की बात करते हैं ना। व्हाट इज पैरेनकाइमा टिश्यू, है ना? ये किस सेल्स के बने हुए हैं? पैरेनकाइमा सेल्स के। जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ेंगे, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, क्योंकि यहां पर मुझे तीन तरह के टिश्यू पढ़ने, सिंपल परमानेंट में तीन तरह के पढ़ने हैं। एक मुझे पढ़ने हैं पैरेनकाइमा टिश्यू, तीन तरह के पढ़ने हैं। दूसरे मुझे पढ़ने हैं कॉलेनकाइमा टिश्यू, और तीसरा मुझे पढ़ना है स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। ये तीन तरह के टिश्यू मुझे पढ़ने हैं। एक पैरेनकाइमा टिश्यू पढ़ना है, एक कॉलेनकाइमा टिश्यू पढ़ना है, एक स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू पढ़ना है। अब जरा ये देखो,
हम बात कर रहे हैं यहां पर पैरेन्काइमा टिश्यू की। सबसे पहले जब भी ये टॉपिक्स हम पढ़ेंगे तो सबसे पहला क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले पढ़ते हैं इनकी शेप, इनकी शेप कैसी होती है। फिर हम पढ़ते हैं कि इनके सेल्स के बीच में जगह होती है कि नहीं, इंटरसेलुलर स्पेस। फिर हम देखते हैं इनकी सेल वॉल में कोई डिपोजिशन है कि नहीं है। यहां तक समझ में आ रहा है? क्लियर है? सही है, डिपोजिशन है कि नहीं है। फिर हम इनके रोल वगैरह की बात करते हैं। तो जो जो चीजें हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान से सुनेंगे, जो जो चीजें हम पढ़ते हैं वो देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले पैरेन्काइमा टिश्यू की शेप, इनमें जो सेल्स होते हैं उनकी शेप कैसी होती है, क्योंकि हम तो पैरेन्काइमा सेल की बात करेंगे पहले। तो शेप के लिए देखो एनसीईआरटी ने क्या लिखा है। एनसीईआरटी ने लिखा है शेप होती है इसकी आइसोडायामेट्रिक। अब इस शब्द को समझो पहले। आइसोडायमेट्रिक का मतलब होता है कि चाहे मैं ये गोल बनाऊं या मैं ऐसे पॉलीगोनल बनाऊं, सब तरफ से डायामीटर लगभग सेम आएगा, ऐसा है ना। तो आइसोडायमेट्रिक में राउंड आ जाएगा, ओवल आ जाएगा। क्या कहेगा सर ओवल में नहीं होता, इतनी फिजिक्स मत लगा भाई, या केमिस्ट्री मत लगा यहां। ओवल, राउंड, पॉलीगोनल, स्फेरिकल, इन सबको हम क्या शेप बोलते हैं? आइसोडायमेट्रिक बोलते हैं। और मेरे पास सेल्स कैसे होते हैं? इलोंगेटेड। तो ये 6 शेप लिखी हुई हैं। अगर मैं इसको 1 2 ऐसे काउंट करूं, पर ये आइसोडायमेट्रिक में ये चारों आ जाते हैं। और इलोंगेटेड का मतलब होता है ऐसा लंबा सेल, इस तरीके का, इसे इलोंगेटेड कहते हैं। तो शेप 2 हो गई, या तो आइसोडायमेट्रिक या हो गई इलोंगेटेड। तो नोट्स ऐसे ही बनेंगे अब, ठीक है। आ जाओ, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम इंटरसेलुलर स्पेस की। तो इंटरसेलुलर स्पेस की कहानी तो यह है कि सिर्फ पैरेन्काइमा में पॉसिबल है बेटा। इंटरसेलुलर स्पेस सिर्फ पैरेन्काइमा में पॉसिबल है, और है भी नहीं किसी में। तो प्रेजेंट इन सम पैरेन्काइमा टिश्यू, जहां पर हो सकता है वहीं पर। आप हमेशा याद रखो, यहां पर एक नोट भी आएगा, सुन लो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। देखो, अगर सेल्स ऐसे लगे हुए हैं, सेल्स ऐसे लगे हुए हैं, इसे एपिडर्मिस कह रहे हैं। अगर सेल्स ऐसे लगे हुए हैं, जिसे आप एपिडर्मिस कह रहे हो, इस तरीके से लगे हुए हैं, ठीक है, दिस इज एपिडर्मिस, ऐसे लगे हुए हैं। तो इसमें क्या है, ध्यान सुनेंगे बेटा। इंटरसेलुलर स्पेस में हमने लिखा प्रेजेंट इन सम पैरेन्काइमा। अब ये एपिडर्मिस में ये पैरेन्काइमा है, लेकिन कोई स्पेस नहीं है। आप खुद देखो भाई, प्रोटेक्शन के लिए तो नो इंटरसेलुलर स्पेस, ये होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बाहर से बैक्टीरिया घुस जाएगा। लेकिन अगर ये सेल कॉर्टेक्स के हैं, ये देखो इसके जस्ट नीचे कॉर्टेक्स के सेल्स आ जाते हैं, उनके बीच में स्पेस है। तो इस कॉर्टेक्स में है इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट। तो आपको समझ में आना चाहिए कि भाई इंटरसेलुलर स्पेस जरूरत के हिसाब से हो सकता है पैरेन्काइमा में हो। क्लियर हो सकता है। अब ये नोट का टाइम आ गया कि भाई नोट में यहां जरूर लिख दूं। एक नोट ये है कि आउट ऑफ मेरिस्टेमेटिक, ये क्वेश्चन बना देगा आपका, मेरिस्टेमेटिक, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है। इंटरसेलुलर स्पेस किसमें है? स्पेस प्रेजेंट ओनली इन पैरेन्काइमा। अब ये आपका वो नोट है जो इनमें बेटा, इस वाले चैप्टर में काफी नोट लिखवाते हैं जो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये वो नोट है जो आपको आना चाहिए। इस स्लाइड में कोई दिक्कत? सोचो, क्या सारा समझ में आ गया? आ गया। शेप बता दी आपको, और इंटरसेलुलर स्पेस के बारे में बता दिया। मैंने कहा 3-4 चीजें हम पढ़ते हैं। पहला शेप, इंटरसेलुलर स्पेस, तीसरा क्या पढ़ते हैं? डिपोजिशन। नाउ व्हाट इज डिपोजिशन? ध्यान से सुनेंगे। व्हाट इज डिपोजिशन? तो डिपोजिशन ये होता है बेटा, ध्यान दो, डिपोजिशन क्या होता है। हम डिपोजिशन जो कॉन्सेप्ट है उसको ऐसे समझते हैं, किसी भी सेल की ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके बाहर ये सेल वॉल है। ध्यान सुनेंगे बेटा, इसके बाहर ये सेल वॉल है।
इसके बीच में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में कुछ केमिकल डिपॉजिट होते हैं। ध्यान से देखो, दिस इज सेल वॉल और ये मेरे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसके बीच में यहां पर कुछ केमिकल डिपॉजिट हो सकता है यहां। तो इसमें जो डिपोजिशन होती है बेटा, वो तो खाली सेलुलोज है जो ये सेल वॉल में है। जैसे इस सेल वॉल को हम प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं। तो जो प्राइमरी सेल वॉल होती है, ध्यान से सुनेंगे बेटा, प्राइमरी सेल वॉल में सेलुलोज होता है। तो अभी कोई और केमिकल डिपॉजिट होना शुरू नहीं हुआ होता। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि डिपोजिशन होती है क्या पैरेन्काइमा में, तो अगर मैं पहले तो या तो एब्सेंट लिख दूं, अगर है भी तो मैं सेलुलोज की लिखूंगा। तो मैं लिखूंगा प्रेजेंट फॉर सेलुलोज, प्रेजेंट ऑफ सेलुलोज। मेरी बात समझो, व्हाट इज डिपोजिशन? सेल क्या करता है, बाहर कुछ केमिकल, यहां पर कुछ केमिकल इकट्ठा करता है यहां पर ऐसे, जिससे सेकेंडरी वॉल बनती है। नॉर्मली सेकेंडरी वॉल हमारे पास या डिपोजिशन कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा में होती है। हम ये मानते हैं कि अगर पैरेन्काइमा में है तो वो यही है, सेलुलोज की ही मान लेते हैं। तो डिपोजिशन पहली बात तो पैरेन्काइमा में होती नहीं। अगर मान लो है तो मैं सेलुलोज की लिखूंगा। क्या ये क्लियर है? देखने का तरीका, नजरिया है कि भाई या तो नहीं है, अगर है तो सेलुलोज की है। तो ये हो गई डिपोजिशन। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि लोकेशन। ये हमें मिलते कहां पर हैं भाई, पैरेन्काइमा सेल कहां है, लोकेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा, हमेशा याद रखो, पैरेन्काइमा स्पेस फिलिंग टिश्यू होते हैं, जगह भरने के लिए होते हैं। जहां पर कुछ नहीं होता वहां पर पैरेन्काइमा होता है। मतलब बेसिकली क्या होता है कि सबसे ज्यादा यही होते हैं, तो इसलिए कहते हैं इन्हें जगह भरने वाले टिश्यू, स्पेस फिलिंग टिश्यू कहते हैं। तो जहां पर कुछ नहीं है वहां पैरेन्काइमा है। तो मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो मैं किसी प्लांट का ट्रांसफर सेक्शन आपको दिखाता हूं। मान लो ये स्टेम का ट्रांसफर सेक्शन है, ये मान लो स्टेम है। तो स्टेम में ये जो एपिडर्मिस है ये भी पैरेन्काइमा की बनी है। आप देख रहे हो, ये भी पैरेन्काइमा की बनी है। यहां ये एंडोडर्मिस है। तो सबसे ज्यादा चीजें जो हैं वो पैरेन्काइमा की बनी है। मान लो यहां पर एक कॉर्टेक्स की लेयर है, ये भी मान लो मैंने पैरेन्काइमा की कह दी। हाँ, यहां हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा की होती है। उसके बाद मेरे पास ये यहां पर एक लेयर आ सकती है, यहां सेंटर में पिथ होती है, पिथ भी मेरे पास पैरेन्काइमा की है। तो सबसे ज्यादा जगह पर मेरे पास क्या प्रेजेंट होते हैं, पैरेन्काइमा। जैसे लीफ ले लो, तो लीफ के ऊपर वाले सेल्स पैरेन्काइमा है, ये नीचे वाले सेल्स पैरेन्काइमा है, और जो फोटोसिंथेसिस करने वाले मीजोफिल सेल है वो भी पैरेन्काइमा है। तो जो मीजोफिल होते हैं ना, जिनमें फोटोसिंथेसिस होती है, वो भी पैरेन्काइमा होते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए भाई, ये लोकेशन इनकी मैक्सिमम जगह मिल जाती है। ठीक है, जैसे जाइलम फ्लोएम में तो हमारे पास स्क्लेरेनकाइमा भी होते हैं पर पैरेन्काइमा भी होते हैं। तो जगह भरने वाले टिश्यू हैं ये सब, मैक्सिमम जगह पे, पिथ पे, कॉर्टेक्स पे, एपिडर्मिस पे पैरेन्काइमा होते हैं। क्लियर है? अब मेरी बात सुनो ध्यान से। एनसीईआरटी ने जो इसका रोल लिखा है वो 3 दिए हैं। पहला, फोटोसिंथेसिस, ये इनमें क्लोरोप्लास्ट हो सकता है, लिविंग सेल हो सकते हैं। दूसरा स्टोरेज, तीसरा सिक्रीशन। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि इनके पास मैकेनिकल रोल नहीं है। नीट में क्वेश्चन ये आ सकता है कि 4 सेल दे दे, मतलब 4 सेल दे दे कोई, और उसमें से पूछे किस में मैकेनिकल रोल नहीं है, तो आपने पैरेन्काइमा सोचना है। तो अगर मैं आपको इसके रोल की बात करूं कि भाई इनका रोल क्या है, ध्यान देना बेटा, इनका रोल क्या है, तो इनका रोल ऐसा है कुछ, ध्यान देंगे। रोल एनसीईआरटी 3 लिखती है इसके। सबसे पहले लिखती है फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। उसके अलावा चीजों को स्टोर कर सकते हैं, खाना फूड स्टोर करेंगे। और कुछ सिक्रीशन करते हैं। सिक्रीशन का मतलब, जैसे मान लो सरफेस पर कुछ केमिकल रिलीज करना है, जैसे प्लांट के सरफेस पे होता है कुछ पे, ये सिक्रीशन, नेक्टर बना दिया, नेक्टरीज होती है, नेक्टर बना दिया, वो सब काम कर सकते हैं। तो फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज, सिक्रीशन, ये चीज एनसीईआरटी मेंशन करती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा जो आपको ध्यान रखनी है, दे नॉट हैव मैकेनिकल रोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नॉट हैव मैकेनिकल रोल।
इनके पास मैकेनिकल रोल नहीं होता। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। जैसे कि हम क्या करते हैं, यहां पर कुछ बता रहा हूं, इसकी एक्सप्लेनेशन, आपको एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं। एक्सप्लेनेशन ये है कि जो फोटोसिंथेटिक पैरेन्काइमा है, फोटोसिंथेटिक पैरेन्काइमा, फोटोसिंथेटिक क्या है बेटा? पैरेन्काइमा है। ध्यान देना इस बात को। फोटोसिंथेटिक पैरेन्काइमा जो हमारे पास है उसका नाम है नेम्ड एज क्लोरेनकाइमा। उसका नाम क्या है? क्लोरेनकाइमा रखते हैं। उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। देखो कैसे रख रहे हैं, क्लोरेनकाइमा। फोटोसिंथेटिक पैरेन्काइमा सेल को क्या बोलते हैं? क्लोरेनकाइमा। ठीक है, वो दोनों जगह हो सकता है, स्टेम में भी हो सकते हैं कुछ, और मान लो लीफ में भी मैंने लिख दिए। तो जो लीफ है बेटा, उसमें उसको नाम देते हैं मीजोफिल सेल, नोन एज मीजोफिल सेल। याद रखो, ठीक है। अच्छा, मीजोफिल सेल अगर डाइकॉट में लिखते हैं तो दो तरह के होते हैं, स्पॉन्जी और पैलिसेड। आपने ये पढ़ा हुआ है पहले थोड़ा बहुत। और मोनोकोट में उसे मीजोफिल ही कह देते हैं। तो मोनोकोट में तो मीजोफिल ही रह जाता है। तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि जो लीफ के फोटोसिंथेटिक पैरेन्काइमा है उन्हें एक स्पेशल नाम दिया गया मीजोफिल सेल। ये बताने के लिए बताइए टॉपिक। क्लियर? ये नीचे वाली बात इसलिए बताइए। दूसरी बात क्या होती है, काफी सारे ऐसे पैरेन्काइमा होते हैं जो एक्वेटिक प्लांट में ऐसी जगह बनाते हैं अपने बीच में, सेल्स के बीच में, जिसमें हवा भरी रहती है। उन्हें कहते हैं एरेनकाइमा। उन्हें हम क्या बोलते हैं? एरेनकाइमा बोलते हैं बेटा। तो एरेनकाइमा क्या होते हैं? ऐसे पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं जो अपने बीच में थोड़ी सी हवा भर लेते हैं। ऐसे उनके सेल्स के बीच में स्पेस होता है, यहां एयर कैविटी होती है। तो इन सेल्स को हम एरेनकाइमा कहते हैं। ये किस में होंगे? एक्वेटिक प्लांट में। क्या देंगे? बॉयंसी। बॉयंसी समझ में आता है? तैराने के लिए। तो यहां से मुझे इतनी चीज समझ में आ गई, वह बॉयंसी मतलब तैरने के लिए, फ्लोट करेगा। मुझे यहां से एक चीज समझ में आ गई, पैरेन्काइमा सेल्स जो होते हैं सबसे पहले उनकी शेप पढ़नी है, उनकी डिपोजिशन पढ़नी है, इंटरसेलुलर स्पेस कहां मिलते हैं, और रोल। रोल में याद रखो मैकेनिकल नहीं होते, ठीक है। सबसे ज्यादा सेल पैरेन्काइमा मिलते हैं। मैं आपको एक नोट और बता रहा हूं कि किसी भी एपिडर्मल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता एक्सेप्ट गार्ड सेल। चाहे प्लांट हरा दिख रहा हो, लीफ हरी दिख रही हो, एपिडर्मिस में कभी क्लोरोप्लास्ट नहीं होता एक्सेप्ट गार्ड सेल। याद रखें इसे। तो नोट, जैसा कि हमने कहा, हमारे सिलेबस का इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम लिख रहे हैं नो एपिडर्मल सेल हैव क्लोरोप्लास्ट। किसी में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। अब आपकी एनसीईआरटी खुल जानी चाहिए। नोट, ये लेक्चर पॉज करो, एनसीईआरटी देखो। नो एपिडर्मल सेल हैव क्लोरोप्लास्ट एक्सेप्ट गार्ड सेल। गार्ड सेल को छोड़ के किसी में भी आपके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। क्लियर है? ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए और हम इस टेबल को फॉलो करेंगे। सुन लो ध्यान से, जो बच्चे ये मेरे को देख रहे हैं ध्यान से, वो समझें कि ये वो टेबल है जो तीनों टॉपिक की कंबाइन है। और यही टेबल आपको अपनी एनसीईआरटी में, जैसे मैंने कहा, आपको एक सिंगल पेज पे आ जाएगी उसकी मेरिस्टेम की डिटेल। ऐसे ही एक सिंगल पेज पे ये टेबल आ जाएगी। कृपया करके बना लेंगे, है ना, और अपनी कॉपी में एनसीईआरटी में लगा लेंगे। देखो कैसे बनाएंगे, या कॉपी में भी बना सकते हैं, लगाने की क्या जरूरत है। शेप हमने क्या बताई है? आइसोडायमेट्रिक, उसमें ओवल, स्फेरिकल, राउंड, है ना, पॉलीगोनल, और मैंने इलोंगेटेड बताई है। कैन बी प्रेजेंट, कैन है, हमेशा नहीं। डिपोजिशन सेलुलोज की, लोकेशन मोस्ट अबंडेंट टिश्यू है, सब जगह मिल जाता है लगभग। रोल स्टोरेज, सिक्रीशन,
फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज, सिक्रीशन, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्लियर है। अब हम बात करेंगे कॉलेनकाइमा स्क्लेरेनकाइमा की। अगला आ जाओ टिश्यू। अब हम बात करते हैं कॉलेनकाइमा की। सुन लो पहले, कॉलेनकाइमा को समझो। सबसे पहले मैं आपको कुछ क्लियर करता हूं और सबसे पहले कॉलेनकाइमा कहां होते हैं उसको हम देखेंगे। पर मैं आपको जो अब बोलने जा रहा हूं उसको समझना। कॉलेनकाइमा हमारे पास, आपको बेटा एनसीईआरटी रीड करनी चाहिए लेक्चर को पॉज करके, पैरेन्काइमा की। और देखो क्या कुछ छूटा है आपका? नहीं, सारा किया हमने। अब सुनो ध्यान से, कॉलेनकाइमा पे आते हैं। देखो कॉलेनकाइमा जो होते हैं उनकी स्पेशलिटी क्या होती है? वो थोड़ा सा मैकेनिकल सपोर्ट भी दे सकते हैं और लिविंग भी होते हैं। मतलब क्या हुआ? नॉर्मली मैकेनिकल सपोर्ट क्या होता है? मैकेनिकल सपोर्ट होता है, मान लो प्लांट की हाइट, ऊंचाई बढ़ रही है, उसे एक सपोर्ट मिल रहा है, तो नॉर्मली उसे मैकेनिकल सपोर्ट कहते हैं। तो जो कॉलेनकाइमा सेल्स होते हैं वो, ध्यान से सुनना इसे, कॉलेनकाइमा सेल्स ये वो होते हैं जो मैकेनिकल सपोर्ट दे पाते हैं पर लिविंग भी होते हैं। क्लियर है? लिविंग भी होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दो नोट में लिखूंगा वो याद रखना। कॉलेनकाइमा एक तो हमारे पास रूट में नहीं होते, दूसरा मोनोकोट में नहीं होते। ये क्वेश्चन बनाएगा, मैं रिपीट कर रहा हूं। कॉलेनकाइमा एक तो रूट में नहीं होते, दूसरा मोनोकोट में नहीं होते। तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे? देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे इनकी शेप की। तो शेप इनकी आपने ओएसपी याद करनी है। ओवल हो सकती है, स्फेरिकल हो सकती है और पॉलीगोनल हो सकती है। इस तरह की शेप होती है। शेप समझ में आ गई? ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर है, शेप हो गई। दूसरा पॉइंट इज डिपोजिशन। अब आ जाते हैं डिपोजिशन पर। डिपोजिशन मैंने जैसा कि आपको समझाया था कि मेरे पास ये मान लो सेल है। देखो इसमें मैं इंटरसेलुलर स्पेस बना रहा हूं पर एज सच होते नहीं है, ध्यान से देखना। यहां पर मैंने, देखें ध्यान से, ये मान लो सेल बना दी ऐसे, और ये इसकी सेल वॉल है। ये इसकी क्या है? सेल वॉल। ऐसे तो इनके बीच में स्पेस होता नहीं है बेटा, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। देखो डिपोजिशन का मतलब होता है कोई चीज केमिकल इकट्ठा करना। कहां से इकट्ठा करोगे? सेल के अंदर से ऐसे केमिकल निकाल के यहां इकट्ठा करना था। तो वो केमिकल कैसे इकट्ठा कर रहे हैं? क्या वो केमिकल हम पूरा थ्रू आउट सब जगह इकट्ठा कर रहे हैं? नहीं, इनकी डिपोजिशन ऐसे थोड़ी थोड़ी होती है, कहीं कहीं पर होती है, पूरी सब जगह नहीं होती। और वो जो डिपोजिशन है ऐसा कॉर्नर्स पे हो रही है, जैसे यहां करेंगे ऐसे तो ये जगह खत्म हो जाएगी। तो डिपोजिशन क्या होती है बेटा? नॉट यूनिफॉर्म। नॉट यूनिफॉर्म का मतलब पूरे सेल पर नहीं होती। ये समझ में आ रहा है? यहां है, यहां है, यहां ऐसे है, नॉट यूनिफॉर्म। और किसकी है मेरे पास? पैक्टिन प्लस हेमीसेलुलोज लिख रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, पैक्टिन की डिपोजिशन कर रहे हैं। ठीक है, और यूनिफॉर्म नहीं है, ऐसा नहीं कि थ्रू आउट है, सब जगह है। ये चीज समझ में आ रही है? तो डिपोजिशन क्लियर होना चाहिए हम किसकी कर रहे हैं। तो डिपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं है। और डिपोजिशन आपको बताया, सेल के बाहर केमिकल रिलीज करते हैं जो यहां पर सेकेंडरी वॉल बनाता है। यार देखो, दिस इज नोन एज प्राइमरी सेल वॉल, दिस इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बीच में जब केमिकल रिलीज करते हैं उसे सेकेंडरी सेल वॉल कहते हैं। तो वो जो सेकेंडरी सेल वॉल की जो केमिकल हैं वो कैसे हैं? कहीं कहीं पर रिलीज हुए हैं, तो इसे कहते हैं नॉट यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब पूरी जगह नहीं है। क्लियर है? और पैक्टिन और हेमीसेलुलोज है। ठीक है, अब आओ जरा इंटरसेलुलर स्पेस। मैंने आपको क्लियर किया था इंटरसेलुलर स्पेस सिर्फ किसमें होता है? पैरेन्काइमा में। तो इसमें क्या लिखोगे? सर एब्सेंट। अब हम बात करेंगे कॉलेनकाइमा की लोकेशन की,
पर मैं आपको जो नोट लिख रहा हूं बिल्कुल एकदम दिमाग में बिठाना आपने। नोट ये है कि कॉलेनकाइमा रूट में नहीं होते। तो सबसे पहले तो अपने दिमाग में बैठाओ कि कॉलेनकाइमा एब्सेंट इन रूट में नहीं होते, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कॉलेनकाइमा एब्सेंट इन मोनोकोट। ये दो पॉइंट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना देंगे आपके। क्लियर है? ये दो पॉइंट हैं जो आपने ध्यान रखने हैं कि ये रूट में नहीं होते और किस में नहीं होते, मोनोकोट में नहीं होते। तो फिर कहां होंगे? ये होंगे लीफ में, स्टेम में, सही। और लीफ और स्टेम में किस में? डाइकॉट में। तो डाइकॉट में कहां होंगे? देखो, आपने बड़े ट्री देखे हैं, उनमें जाइलम फ्लोएम होता है उसको सपोर्ट देने के लिए, स्टेम को। लेकिन एक प्लांट जस्ट बना है, अभी उसमें उतनी जाइलम नहीं है सपोर्ट देने के लिए। तो उस प्लांट में क्या होता है, जैसे देखो ये प्लांट बना, हरा प्लांट है, अभी जस्ट एक प्लांट उगा है, ग्रीन कलर का प्लांट है। उस प्लांट में सबसे बाहर की लेयर को एपिडर्मिस कहते हैं। ये देखो, ये मान लो ग्रीन स्टेम है, दिस इज ग्रीन स्टेम, हरी स्टेम है ना? ठीक है। तो सबसे बाहर की लेयर को हम क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस बोलते हैं बेटा, एपिडर्मिस। समझ रहे हो? उसके जस्ट अंदर मेरे पास कॉलेनकाइमा सेल्स होते हैं। उसके जस्ट अंदर मेरे पास क्या होते हैं बेटा? कॉलेनकाइमा सेल उसके जस्ट अंदर होते हैं, एपिडर्मिस के जस्ट अंदर। और उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी होता है, हरे होते हैं ना वो, क्लोरोप्लास्ट भी होता है। अब मैं आपको यही चीज समझा रहा हूं कि कॉलेनकाइमा की स्पेशल बात क्या है, वो लिविंग सेल है जो सपोर्ट भी दे सकते हैं। तो एपिडर्मिस के जस्ट अंदर होते हैं। तो ग्रीन स्टेम, वो भी डाइकॉट की, उसमें मेरे पास जस्ट इनर टू एपिडर्मिस है। उस लेयर को क्या बोल सकता हूं जो एपिडर्मिस के अंदर हो? हाइपोडर्मिस। तो सबसे पहली लोकेशन क्या हो गई? हाइपोडर्मिस। किसकी हाइपोडर्मिस? डाइकॉट स्टेम की। और ये क्या करेंगे? एक तो ये ग्रीन होंगे, ग्रीन कॉलेनकाइमा होंगे, तो उससे क्या होगा? फोटोसिंथेसिस करेंगे। दूसरा मैकेनिकल भी होंगे। मैकेनिकल समझ में आता है, सपोर्ट भी देंगे। और कहां होंगे ये देखते हैं। नाउ दिस इज एपिडर्मिस, दिस वन इज एपिडर्मिस। ठीक है, ये एपिडर्मिस है। ये वाला क्या है बेटा? ये वाला क्या है? हाइपोडर्मिस है। समझ रहे हो? हाइपोडर्मिस है इसकी। किसमें? देखो, लीफ का ये लेमाइना है, याद करो, डाइकॉट लीफ है। इस रीजन को हम क्या बोल रहे हैं? पिट्यूल। तो पिट्यूल में भी एपिडर्मिस के जस्ट नीचे, आपको पता है बेटा, जो हरे जो ग्रोइंग पार्ट होते हैं ना ग्रीन कलर के, उनको पिट्यूल थोड़ी हार्ड होती है ना, तो वो हार्डनेस कौन दे रहा है? हाइपोडर्मिस में कॉलेनकाइमा है। तो अगर मैं आपसे कहूं लोकेशन क्या है कॉलेनकाइमा की, लोकेशन, अगर मैं यहां लोकेशन लिखूं तो देखो मैं क्या लिखूंगा। लोकेशन में मैं लिखूंगा कि जो ग्रोइंग पार्ट है, ग्रोइंग पार्ट लाइक ग्रीन स्टेम, उसकी हाइपोडर्मिस और पिट्यूल। दूसरी चीज, ये तो मैंने यहां ऐसे लगातार बना दी, कंटिन्यूअस लेयर बना दी। ये दो तरीके से हो सकते हैं। कई बार क्या होता है, ऐसे कंटिन्यूअस लेयर में होते हैं और पैचेस में होते हैं। तो प्रेजेंट इन अ कॉन्टिन्यूअस लेयर और पैचेस। पैचेस क्या होता है? ऐसा नहीं कि पूरी लेयर की फॉर्म में ही हो, ठीक है, पैचेस की फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो हमने कॉलेनकाइमा के लिए क्या पढ़ा? शेप पढ़ ली, डिपोजिशन पढ़ लिया, इंटरसेलुलर स्पेस। दो नोट, रूट में नहीं होते, मोनोकोट में नहीं होते। फिर मैंने कहा कहां होते हैं? हरी डाइकोट स्टेम में, एपिडर्मिस के जस्ट अंदर। और कहां होते हैं? पिट्यूल के अंदर, क्योंकि उसको हार्डनेस देनी है। तो इसका मतलब, अगर मैं आपसे कहूं मुझे रोल बता दो, कॉलेनकाइमा के रोल बताओ, तो रोल क्या आ जाएंगे? रोल क्या आ जाएंगे? क्या देगा बेटा? ये फोटोसिंथेटिक हो सकता है, कैन बी फोटोसिंथेटिक। दूसरा, लिविंग सेल
विद मैकेनिकल रोल। तो आप ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्ट करो कि आपसे कोई पूछ सकता है कि भाई मुझे एक ऐसा टिश्यू बताओ, एक ऐसा टिश्यू बताओ जिसका मैकेनिकल रोल भी और वो लिविंग भी है, तब कॉलेनकाइमा मार्क करेंगे। तो हमारे पास अब ये टेबल आपकी रेडी हो गई। अब ये वो टेबल हो गई रेडी, ठीक है। इसमें आगे का भर सकते हो आप। आगे का क्या भरोगे, आ जाओ खुद से भरो। शेप बता दो, ओएसपी खुद करोगे, इसे फिल करोगे। इंटरसेलुलर स्पेस, एब्सेंट, डिपोजिशन, हेमीसेलुलोज प्लस पैक्टिन, लोकेशन पिट्यूल और ग्रीन स्टेम, उसमें भी हाइपोडर्मिस। क्लियर है। स्टोरेज, सिक्रीशन, फोटोसिंथेसिस। ध्यान से सुने, यहां हमने एसएसपी लिख दिया, इसका रोल क्या होगा, फोटोसिंथेसिस प्लस मैकेनिकल, सपोर्ट भी देता है। हमने यहां लिखा था मैकेनिकल, और मैंने यहां स्पेशल पॉइंट में क्या लिखूंगा, एब्सेंट इन रूट एंड मोनोकोट। मतलब डाइकोट रूट में नहीं होता और मोनोकोट में तो होता ही नहीं है। यहां क्या है, मोस्ट अबंडेंट टिश्यू है। सर इतना ही याद करना, इतने से क्वेश्चन 100% बन जाएगा। देख लो आपके पास टेबल है, ये क्लियर है, ये टेबल है आपके पास, इसी से बनेगा। ठीक है, सही है। टेबल ले जाना है घर बेटा, है ना। आ जाओ अगले बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स, स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। क्या सर, शेप बताओ, फिर डिपोजिशन बताओ। सही है, शेप बताओ, डिपोजिशन बताओ, ये सारी चीजें। सबसे पहले हम बात करते हैं शेप की। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे बेटा, शेप की बात करेंगे। ध्यान दें, शेप। आओ, क्या हमने एनसीईआरटी रीड करी रोक कर? नहीं, तो लेक्चर पॉज करेंगे, पहले एनसीईआरटी पढ़ेंगे। सर जरूरी है, बिल्कुल, यस। कितना टाइम लगेगा? 1 मिनट लगेगा। हाँ ठीक है, ध्यान से, आराम से। क्लियर, सही। आओ शेप पे आओ, शेप पे आओ। ये देखो, ये ऐसी शेप होती है इनकी, ऐसी शेप है मान लो, तो लॉन्ग शेप हो गई, लॉन्ग या इलोंगेटेड कह सकते हैं, ऐसी शेप हो गई। कुछ ओवल वगैरह भी होते हैं, पर मेन शेप क्या होती है, इलोंगेटेड होती है। अगर मैं आपसे पूछूं स्क्लेरेनकाइमा की मेन शेप क्या होती है, लॉन्ग शेप होती है ना, पतली थिन होते, मतलब ये ऐसा इलोंगेट, मतलब लॉन्ग शेप के होते हैं, ऐसे लॉन्ग बोलते हैं हम लोग। ये शेप हो गई। अब आते हैं इनकी इंटरसेलुलर स्पेस पे। मैंने मना किया हुआ है, मैंने कहा सिर्फ पैरेन्काइमा में होगा, तो इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट। इंटरसेलुलर स्पेस क्या हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गई, यहां तक क्लियर है। तो इंटरसेलुलर स्पेस हमारे पास क्या होगा, एब्सेंट हो जाएगा। क्लियर, ये चीज समझ में आ रही है। तो हमारे पास शेप हो गई, फिर हमारे पास आ गई इंटरसेलुलर स्पेस, हमने बता दिया। ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस हमने बता दिया। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं इनमें, दैट इज डिपोजिशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है। इनकी डिपोजिशन के बारे में समझो। ठीक है, ध्यान से देखना। मैंने ये एक लॉन्ग सेल्स बनाए हैं, जिन्हें मैं कॉलन स्क्लेरेनकाइमा कह रहा हूं। ये इसकी सेल वॉल है। अब देखो क्या होने वाला है। आपको पता है लिविंग सेल है, साइटोप्लाज्म वगैरह होगा अंदर। ठीक है, अब क्या होगा, अब डिपोजिशन स्टार्ट हो गई, और वो जो डिपोजिशन स्टार्ट हुई है, वो डिपोजिशन जो स्टार्ट हुई है वो किसकी हुई है, यहां देखेंगे सारे बच्चे, किसकी हुई है, लिग्निन की। और यहां पर ये लिग्निन डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गया, थोड़ी जगह नहीं, सब जगह। अब ये केमिकल कौन सा है, लिग्निन। लिग्निन की क्वालिटी ये है कि एक तो बहुत ज्यादा मैकेनिकल सपोर्ट देता है, वो हार्ड बनाता है चीजों को। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं स्क्लेरेनकाइमा का रोल
क्या होगा, मतलब हार्डनेस होगा। तो ये देखो, ये हो गया लिग्निन। लिग्निन की प्रॉपर्टी होती है कि वो देता है मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल मतलब हार्ड बनाता है चीजों को, मैकेनिकल सपोर्ट का काम कर सकता है, या मैं लिख सकता हूं स्ट्रेंथ देता है। क्या देता है? स्ट्रेंथ देता है। समझ रहे हो? लिग्निन। दूसरा, वो सेल को डेड बना देगा, मेक सेल डेड। कोई सेल कैसे डेड बनाया? हाँ भाई, चप्पल से मारा इस सेल को, चप्पल से डेड बनाने के लिए नहीं। सेल को डेड बनाने का तरीका, उसकी दीवार में कुछ ऐसा डिपॉजिट कर दो ना बाहर से कोई चीज अंदर आए। क्या आता है? खाना, कोई भी मिनरल, ना अंदर से चीज बाहर जाए। अंदर से बाहर क्या नहीं जाएगा? वेस्ट, CO2, ऐसा कुछ भी बाहर ना जाए। तो ऐसे सेल को क्या कहेंगे? वो डेड हो जाएगा। और डेड सेल में खास चीज क्या होगी, सुनना ध्यान से। जब ये डेड हो जाएगा बेटा, ध्यान सुनेंगे, डेड हो जाएगा तो ये सेल ऐसा दिखेगा। इस डेड सेल में सिर्फ आपको लिग्निन पता चलेगा। जो बाहर वाली वॉल है उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि प्राइमरी वॉल परमिएबल होती है और उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन मर जाएगी। मर जाएगी मतलब हट जाएगी, कोई काम की नहीं रह जाएगी। तो ये जो सेल है, जो स्क्लेरेनकाइमा सेल है, ये मेरे पास डेड सेल हो जाते हैं। तो स्क्लेरेनकाइमा क्या है? डेड सेल है। तो स्क्लेरेनकाइमा के जो डेड सेल होते हैं उसमें ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और ना ही उसमें प्रोटोप्लाज्म होता है, ना प्रोटोप्लाज्म होता है। तो क्या होता है? सिर्फ लिग्निन होता है। और उन सेल्स का काम होता है जिस जगह पर होंगे उसे हार्ड बनाना या सपोर्ट देना। अब यहां पर आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर मैं बात कहूं डिपोजिशन की, तो मैं इनके लिए वर्ड यूज करूंगा लिग्निफाइड सेल। लिग्निफाइड सेल, ठीक है, विच मेक देम डेड, विच मेक देम डेड, जो उन्हें क्या बना देगा? डेड बना देता है। और उनका काम ही ऐसा है कि उन्हें डेड बनना पड़ता है। और डिपोजिशन में लिग्निन, अच्छा लिग्निन कई बच्चे समझते हैं कोई ऐसा केमिकल है, लिग्निन एक कार्बोहाइड्रेट है। याद रखना, लिग्निन एक कार्बोहाइड्रेट होता है बेटा, है ना, फैट नहीं होता, ठीक है ना। ये पानी जाने देगा अंदर, कोई भी चीज जाने नहीं देगा, सेल को डेड बना देगा। तो क्या ये क्लियर है कि आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको अब बताऊंगा, एक कॉन्सेप्ट होता है पिट, पिट का। तो स्क्लेरेनकाइमा के जो फीचर होते हैं, सबसे पहले तो आपको शेप पता होनी चाहिए। दूसरा, आपको पता होनी चाहिए इंटरसेलुलर स्पेस है कि नहीं, मैंने मना किया, इंटरसेलुलर स्पेस के लिए मना किया। तीसरा, आपको यह पता होना चाहिए डिपोजिशन के लिए मैंने क्या बोला, मैंने लिग्निन बोला। और उसके बाद मैंने आपको यहां पर बताना है पिट के बारे में। भाई पिट क्या होता है? पिट के कॉन्सेप्ट को बड़े प्यार से समझेंगे कि एग्जैक्टली है क्या, है ना। सर आज अब बड़े प्यार की बात करो बेटा, पिटाई खाओगे, आ जाओ, ध्यान दो, है ना, आ जाओ भाई। देखो पिट क्या होते हैं, ध्यान देंगे, पिट कैसे बनते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ पिट, पिट मतलब छेद, गड्ढे, है ना। जीवन में वैसे ही बहुत गड्ढे है, नहीं, एक मूवी आई थी उसकी कि जितना, है ना, गड्ढा हमारे बारे में नहीं जानता, हम गड्ढे, है ना, हम गड्ढे के बारे में जानते। एक मूवी थी, कुछ बच्चों ने सुनी होगी। इधर देखो भाई, कॉन्सेप्ट ऑफ पिट, इधर आओ, देखो क्या है, मैं आपको बताता हूं। देखो पिट क्या होता है। आपके पास ये सेल है, ठीक है, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आपको पता है ये इसकी सेल वॉल है, ये इसकी सेल वॉल है। ध्यान से सुनना। अब मैं क्या कर रहा हूं, लिग्निन डिपॉजिट कर रहा हूं। हमने यहां लिग्निन डिपॉजिट कर दिया, ऐसे लिग्निन डिपॉजिट करते हैं बेटा। जब लिग्निन डिपॉजिट करते हैं तो सेल मेम्ब्रेन कुछ टाइम के बाद किसी काम की नहीं रह जाती, उसे हम डेड बोल देते हैं। लिग्निन डिपॉजिट कर दिया, ठीक है, इस तरीके से मैंने लिग्निन डिपॉजिट कर दिया, ऐसे। अब मैंने ये लिग्निन डिपॉजिट किया। पिट क्या होते हैं समझो। सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो ये वाली जो सेल वॉल है ना, ये प्राइमरी सेल वॉल है। तो ये जो प्राइमरी सेल वॉल होती है, ये पूरी तरीके से परमिएबल होती है। इसमें से सॉल्यूट, सॉल्वेंट सब जा सकता है। इसका होना ना होना
फिर कोई बात नहीं रह जाती ऐसे सेल्स में। पिट क्या होते हैं बेटा एग्जैक्टली? पिट ये होते हैं, पिट ये होते हैं जहां पर लिग्निन की डिपोजिशन नहीं होती। मतलब क्या हुआ? पिट वो जगह होती है जहां पर लिग्निन डिपॉजिट नहीं हुआ, ऐसी जगह को हम क्या बोलते हैं? पिट बोलते हैं। तो बहुत सारे पिट बन जाएंगे, बहुत सारे पिट बन जाते हैं जहां लिग्निन डिपोजिशन चलता है, उस जगह को हम पिट बोल देते हैं। तो और पिट देखो, सेल मेरी बात सुनो, सेल जब लिविंग था तो यहां साइटोप्लाज्म था, अभी खाली है तो इसे ल्यूमन कह देते हैं। सही है, ल्यूमन कह देते हैं। तो बाहर से, आउटसाइड से मैं ल्यूमन के अंदर पिट के थ्रू वो कर सकता हूं, कम्युनिकेट कर सकता हूं। फिर एक बच्चा उठता है ऑफलाइन क्लास में, सर अगर पिट है तो चीजें अंदर मूव करनी चाहिए, सेल जिंदा होना चाहिए। नहीं बेटा, ये इतना कम होते हैं, मतलब पिट से काम नहीं चलता, प्लाज्मा मेम्ब्रेन चाहिए। और दूसरी चीज क्या होती है भाई, पिट से नहीं काम चलेगा, आपको ज्यादा चीजें मूव करनी होती हैं, सेल मर ही जाता है। पर पिट एक ऐसी जगह होती है, अगर मैं आपसे कहूं व्हाट इज पिट, पिट वो जगह होती है जहां पर डिपोजिशन ऑफ लिग्निन एब्सेंट है। डिपोजिशन ऑफ क्या एब्सेंट है? लिग्निन एब्सेंट है। और मैंने आपको बताया व्हाट इज ल्यूमन। ल्यूमन क्या है? तो हम लिख सकते हैं थ्रू पिट, थ्रू पिट क्या करेंगे? कम्युनिकेशन फ्रॉम आउटसाइड, कम्युनिकेशन फ्रॉम आउटसाइड टू ल्यूमन पॉसिबल है, इज पॉसिबल। तो आउटसाइड और ल्यूमन के बीच में कम्युनिकेशन किसके थ्रू मतलब पॉसिबल है? हमारे पास पिट के थ्रू। किसके थ्रू पॉसिबल है? पिट के थ्रू। क्लियर है ये चीज? यहां तक समझ में आ रही है? हाँ सर कुछ कुछ आ रहा है। आओ देखो, सुन लो ध्यान से। पिट में लिग्निन नहीं होता, उस जगह को कहते हैं पिट कहते हैं, फिर अंदर की जगह को ल्यूमन कह देते हैं। ठीक है, अब आओ जरा मेरी बात सुनो। पिट मेरे पास कहां कहां होते हैं जरा देखते हैं। लोकेशन ऑफ पिट बताता हूं आपको, किन किन सेल्स में होते हैं। लोकेशन ऑफ पिट देखो, ये तो मैंने क्या किया है, सेल कैसे दिखाया आपको? मैंने एक सेल लिया, उसको बीच में से काटा है, तब ऐसा दिखा। जैसे मान लो मेरे पास ये ग्लास है पानी की, है ना, मैं इसको जब ऐसे काट दूंगा तो जो हिस्सा दिखेगा उसमें पिट साइड में आएंगे। नहीं तो अगर ये पूरा गोल है तो पिट सरफेस पे ऐसे दिखेंगे छेद छेद से। तो आपको अगर कोई कोलेनकाइमा स्क्लेरेनकाइमा सेल आप बनाओगे तो वो तो आपको ऐसा दिखेगा पूरा, भाई सब जगह लिग्निन चारों तरफ होगा ना अच्छे से। तो जहां पर लिग्निन नहीं होगा, जहां पर लिग्निन नहीं होगा, जैसे ये मेरे पास लिग्निन डिपॉजिट हो गया, भाई लिग्निन किसी चीज पे चारों तरफ डिपॉजिट होगा ना, ऐसा थोड़ी है कि एक साइड में होगा। ये तो हमने जब सेल को ऐसे काट कर, मतलब सीधा काट कर जो अंदर की जगह है वो दिखा रहेंगे। तो पिट मुझे उस पर ऐसे दिखेंगे, मुझे पिट ऐसे दिखेंगे, ये रे पिट, ये समझ में आ रहा है? ये पिट होते हैं ऐसे, दीज आर पिट। तो वैसे क्या होंगे? ऐसे दिखेंगे। तो ये पिट है बेटा, दिस इज पिट, ये पिट है। ठीक है, अब पिट की लोकेशन देखो, मैं बता रहा हूं आपको। लोकेशन मेरे पास एक तो बेटा फाइबर्स में होते हैं, है ना, ट्रैकीड्स में भी होते हैं, वेसल्स में भी होते हैं, स्क्लेरिड्स में भी होते हैं। तो मैक्सिमम, मोस्ट या ऑल, मोस्ट और ऑल स्क्लेरेनकाइमा इज पिटेड, मोस्टली होते हैं बेटा, है ना, पिटेड होते हैं ये। तो जरा देखते हैं पिट कैसे दिखते हैं बेटा, जरा देख लेते हैं एक बार। लोकेशन ऑफ पिट की बात करते हैं, ध्यान दो बेटा। ये देखो, मैं ऐसे ही आपको काट कर, ये सेल है, इसको ऐसे ही काट कर अंदर से ऐसे खोल के, अंदर की देखो ये सेल है, मान लो मैंने इसको इस तरीके से सीधा काटा, ऐसे अंदर की जगह दिखा रहा हूं यहां पे, जैसे मैंने वो डायग्राम ड्रॉ किया था। क्लियर है? देखना ध्यान से, देखो मैं क्या बता रहा हूं। ये मेरे पास लिग्निन की डिपोजिशन है, ध्यान से सुना। ये फाइबर होते हैं, ऐसे लंबे लंबे सेल्स होते हैं, फाइबर कहते हैं। इन फाइबर में भी पिट होते हैं हमारे पास, है ना। इन फाइबर में भी क्या होते हैं? मेरे पास पिट होते हैं। समझो ध्यान से, ये फाइबर में भी हमारे पास ऐसे पिट होते हैं। लेकिन फाइबर के साथ खास बात क्या होती है कि उसके ल्यूमन में भी लिग्निन होता है। ऐसा नहीं होता उसका ल्यूमन खाली होता है, ल्यूमन में भी लिग्निन होता है। ये फाइबर होते हैं, ऐसे सेल्स को हम क्या बोलते हैं? फाइबर। तो फाइबर में ये लिग्निन है,
तो लिग्निन सिर्फ वॉल में नहीं है, लिग्निन ल्यूमन में भी है, ये ल्यूमन में भी लिग्निन है। और इस चीज को मैंने पिट बोल दिया, सही है सर। अब देखो जरा, ये खास तरह के सेल्स हैं, इन्हें ट्रैकीड्स कहते हैं, इन्हें ट्रैकीड्स कहते हैं, ठीक है, इन्हें ट्रैकीड्स कहते हैं। इनमें देखो क्या खास बात है, इनका ल्यूमन खाली होता है ताकि पानी का कंडक्शन हो सके। लेकिन ट्रैकीड्स के साथ खास बात क्या है, अगर आप ध्यान से देख सको, इनके एंड बंद है यहां से, तो पानी कैसे कंडक्ट करेगा। जैसे मान लो मैंने एक ट्रैकीड यहां बना दिया, इसके साथ एक ट्रैकीड इसके साथ यहां बना दिया ऐसे, ठीक है, ध्यान देना बेटा, मैंने एक ट्रैकीड यहां इसके साथ बना दिया ऐसे, ठीक है, ये बना दिए, ट्रैकीड्स है। देखो ये फाइबर है क्योंकि ल्यूमन बंद है, इसका कुछ कंडक्शन थोड़ी करेगा, सिर्फ सपोर्ट देगा। ये ट्रैकीड्स है। ट्रैकीड्स क्या होते हैं, जाइलम के अंदर स्पेशल सेल्स होते हैं, उनके अंदर भी पिट्स होते हैं, ऐसे पिट्स होते हैं उनकी वॉल पे भी। तो मैंने यहां भी पिट्स बना दिए, ऐसे पिट्स बना दिए, पर इनकी ये वाली वॉल बंद है ना, क्लोज है यहां। तो देखो पानी कैसे जाता है, पानी ऐसे जाता है कि जब दो पिट एक दूसरे के सामने होते हैं, ध्यान से सुना बेटा, जब दो पिट एक दूसरे के सामने होते हैं ऐसे, ये देखो, इन्हें पिट पेयर कहते हैं। आप देख रहे हो, ये पिट का पेयर आ जाता है। अब पानी ऐसे मूव करता है कि उसे ऊपर खींच रहे हैं, तो इस ट्रैकीड के अंदर से पानी जा रहा है, इस ट्रैकीड के अंदर से पानी जा रहा है, और वो इस पिट पेयर से होकर ऐसे चला जाता है, दिख रहा है। तो पिट पेयर होने से क्या होगा, वो पिट बेटा देखो, दिस इज पिट, ये एक और पिट है, तो पानी ऐसे चला जाएगा। तो ट्रैकीड ऊपर से बंद होते हैं पर पानी ऐसे चला जाता है। तो ट्रैकीड्स में भी पिट होते हैं। तो लोकेशन ऑफ पिट की अगर हम बात करें तो हमने क्या क्या लिखा, हमने लिखा फाइबर में पिट होते हैं, ट्रैकीड्स में होते हैं, और वेसल्स में भी होते हैं, है ना। पर वेसल्स में अलग कंडक्शन चलता है। वेसल ऐसे सेल होते हैं, इस तरीके के सेल्स होते हैं वेसल में, तो उसके सरफेस पर ऐसे पिट होते हैं, ये रे पिट, है ना, कलर आपको अलग लगे भले ही। तो पर वेसल में कंडक्शन अलग तरीके से चलता है, पिट तो होते हैं उसमें, क्लियर है। ये वेसल है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि पिट होते कहां कहां पर है, पिट क्या होते हैं, लिग्निन नहीं होता वहां पर, है ना, पिट में लिग्निन नहीं होता, क्लियर है। ऐसे ही आपके पास एक खास तरह के स्क्लेरिड्स होते हैं, ऐसे देखो स्क्लेरिड्स मैंने बनाई है, स्क्लेरिड्स होते हैं बेटा, ये भी आपके पास स्क्लेरेन्काइमा है, ठीक है। अब एक बच्चे कंफ्यूज इस बात को लेके होंगे कि क्या वेसल और ट्रैकीड्स को मैं स्क्लेरेन्काइमा काउंट कर सकता हूं। काउंट कर सकते हैं, पर हम प्रॉपरली लिखते नहीं है उन्हें ऐसे। ये देखो, ये सारा लिग्निन है। अब आप देखो, इसे पिट कह रहे हैं ना, यहां पर इसे हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज पिट, ये हमारे पास पिट हो गया, है ना, पिट हो गया ये। तो इसमें भी पिट होते हैं। ये कौन से सेल है, ये स्क्लेरिड्स है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। हम ये पढ़ रहे हैं कि स्क्लेरेन्काइमा क्या है। सबसे पहले मैंने उनकी शेप बता दी आपको, है ना, लॉन्ग शेप होती है, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है, वो डेड होते हैं क्योंकि लिग्निफाइड है। डेड सेल के अंदर की जगह को लूमन कहते हैं, ना वहां प्लाज्मा मेम्ब्रेन बसती है, ना वहां प्रोटोप्लाज्म बसता है, ठीक है। उसके बाद मतलब उसका कोई साइटोप्लाज्म नहीं बनता। ये पिट होते हैं, अंदर की जगह ल्यूमन, जहां पर क्या नहीं होता, लिग्निन नहीं होता, उसे पिट कहते हैं। तो व्हाट इज पिट, डिपोजिशन ऑफ लिग्निन एब्सेंट, ठीक है। कम्युनिकेशन बनता है, फाइबर में होते हैं, ट्रैकीड्स में होते हैं, वेसल में होते हैं, स्क्लेरिड्स में होते हैं, दिखाए आपको मैंने ये ऐसे, क्लियर है। अब मैंने क्या किया बेटा, टाइप ऑफ स्क्लेरेन्काइमा होते हैं, सुनना ध्यान से। एनसीईआरटी लिखती है कि ऑन द बेसिस ऑफ FOSD, on the basis of FOSD, form, origin, सुनना ध्यान से, on the basis of form, origin, shape और डेवलपमेंट,
इनके बेस पर मेरे पास दो तरह के स्क्लेरेन्काइमा होते हैं। एक होगा फाइबर और एक होते हैं मेरे पास स्क्लेरेट्स। ये दो तरह के होते हैं, ठीक है, दो तरह के स्क्लेरेन्काइमा होते हैं। एक होते हैं फाइबर और एक होते हैं स्क्लेरेट्स। ध्यान से सुना, दोनों लिग्निफाइड होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान से देखो बेटा, हमारे पास फाइबर होते हैं और स्क्लेरेट्स होते हैं। देखो फाइबर कैसे होते हैं, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। फाइबर सबसे पहले फाइबर लिग्निफाइड है, तो कैसे सेल होंगे? डेड सेल होंगे। उनका ल्यूमन बंद होगा, ऑब्लिटरेटेड ल्यूमन। मतलब ल्यूमन में क्या है? लिग्निन है। बंद वाले को लिए वर्ड यूज करते हैं ऑब्लिटरेटेड, बंद, क्लोज बोलते हैं इसे, ठीक है। लिग्निफाइड है वहां पर भी। और कैसे होते हैं ये देखो, ये बनाए मैंने फाइबर, देखो बेटा ये बनाए मैंने फाइबर। फाइबर अकेले नहीं होते, ग्रुप्स में होते हैं ऐसे। ये फाइबर है, इसके साथ दूसरा फाइबर, इसके साथ तीसरा फाइबर, ये ग्रुप्स में होते हैं हमेशा, है ना। इससे सपोर्ट मिलता है, ग्रुप में होने से सपोर्ट मिलता है। तो दे आर प्रेजेंट इन, किसमें प्रेजेंट होंगे भाई? लिखते हैं, दे आर प्रेजेंट इन, किसमें प्रेजेंट है? इन ग्रुप। तो इसलिए क्या देंगे? प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। क्या देंगे? मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं, सपोर्ट देते हैं एक तरीके का। क्लियर है? तो फाइबर्स क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना। व्हाट आर फाइबर्स? व्हाट आर फाइबर्स, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास फाइबर्स क्या होते हैं? लिग्निफाइड होते हैं, जो एक तरीके के डेड सेल्स हैं। उनका ल्यूमन बंद होता है। ऐसे बंद ल्यूमन को हम क्या बोलते हैं? ऑब्लिटरेटेड ल्यूमन। ल्यूमन मतलब अंदर की जगह उनकी बंद होती है, क्लोज होती है। समझ लो ध्यान से। तो अंदर सब क्या होता है? लिग्निन भरा हुआ है ना। शेप कैसी है इनकी? इलोंगेटेड है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं एग्जाम्पल, देखो आपने जाइलम फ्लोएम सुना हुआ है, तो जाइलम के अंदर फाइबर होते हैं, फ्लोएम के अंदर फाइबर होते हैं, और भी होते हैं बेटा, अदर लोकेशन भी है। अदर लोकेशन हम देखेंगे। मतलब आपको यह ध्यान रखना है, जहां भी आपको स्क्लेरेन्काइमा मिले, ये नोट में पॉइंट है आपका। देखो फाइबर ऐसे लंबे लंबे सेल्स होते हैं, उनके एंड पतले होते हैं। देखो ऐसे एंड पतले हैं, ऐसे, इन्हें टेपरिंग कहते हैं। तो एक तो सबसे पहले ये लंबे सेल्स हो गए, इलोंगेटेड हो गए, इसमें लिग्निफाइड हो गए, डेड हो गए, है ना। सेल्स कैसे हैं? डेड हैं, ठीक है। तो ये कहां मिलते हैं? अदर लोकेशन, जाइलम फाइबर, फ्लोएम फाइबर। नोट ये है यहां पर फाइबर के लिए, नोट ये है कि आपके पास अगर कहीं भी स्क्लेरेन्काइमा मिलता है, आप उसे फाइबर कहते हैं। स्क्लेरिड्स की अपनी फिक्स लोकेशंस होती हैं, है ना, लिमिटेड लोकेशंस होती हैं। कहीं भी आपको स्क्लेरेन्काइमा सेल दिखे, जाइलम के अंदर दिखे जाइलम फाइबर, फ्लोएम में दिखे फ्लोएम फाइबर, हम पढ़ेंगे डाइकॉट स्टेम में पेरीसाइकिल फाइबर की बनी हुई है, उसे स्क्लेरेन्काइमा, उसे फाइबर बोल सकते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं, स्क्लेरेन्काइमा सेल्स यूजुअली डिनोटेड बाय फाइबर। उन्हें कैसे डिनोट करते हैं? फाइबर से डिनोट करते हैं। यह चीज आपको समझ में आनी चाहिए। उसको हम कैसे डिनोट करते हैं? फाइबर से हम डिनोट करते हैं। हम कहते हैं कि स्क्लेरेन्काइमा सेल जो है वो फाइबर है। क्लियर है? आगे आओ। अब ये हमने फाइबर की बात कर दी, ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, ध्यान सुनेंगे। अब हमारे पास एक और तरह के सेल्स होते हैं, ध्यान से सुनना बेटा। देखो हम कुछ चीजें बताते हैं। आप फ्रूट्स खाते हो, खासकर चीकू या अमरूद, वो जीभ पर कुछ खुरदरे लगते हैं, उन्हें कहते हैं ग्रीटीनेस। ग्रीटीनेस मतलब रफनेस, समझ रहे हो, कुछ खुरदरा सा लगता है ना। तो हम ये समझते हैं कि जो स्क्लेरिड्स होते हैं स्पेसिफिक लोकेशन पर होते हैं, हार्डनेस देते हैं। तो सबसे पहले क्या होते हैं, ये क्या है बेटा? स्क्लेरेन्काइमा सेल्स है, इनकी शेप अलग होती है। सेल्स गिव हार्डनेस, हार्डनेस देते हैं,
इनकी जो शेप होती है, इनकी जो शेप होती है बेटा, वो ऐसी भी हो सकती है, इस तरीके की, ये देख रहे हो, ऐसी हो सकती है। तो मैं इसको लिख सकता हूं पॉलीगोनल, ऐसे लिख सकता हूं, या स्फेरिकल भी हो सकते हैं, या सिलेंड्रिकल हो सकते हैं, ऐसी शेप के होते हैं। ठीक है, क्लियर। अब देखो, इनमें लिग्निन का डिपोजिशन ज्यादा होता है, ये देख रहे हो, इनमें लिग्निन क्या है बेटा, ज्यादा डिपॉजिट होता है। ऐसे देख रहे हो कितना ज्यादा लिग्निन डिपॉजिट है, देख रहे हो, ये लिग्निन अंदर तक आ गया, ये लिग्निन डिपोजिशन ज्यादा होती है इसमें। ठीक है, तो मैं लिखता हूं हाईली लिग्निफाइड है, हाईली लिग्निफाइड है और थिक वॉल है, लिग्निफाइड वॉल इज थिकर देन फाइबर, फाइबर से भी थिक होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, इनकी लोकेशंस पूछता है आपसे एग्जाम में, क्या पूछता है, लोकेशन। मैं आपको बताता हूं, यहां पर जब हम ऑफलाइन में पढ़ाते थे, मैं ये बार बार क्यों बोलता हूं, कई बार वहां कुछ एक्स्ट्रा भी लिखवाते थे और उस वक्त प्योर एनसीईआरटी आता नहीं था, मान लो 2011-12 की बात बता रहे हैं, 10 साल पहले, तो इसकी टाइप भी लिखवाते थे, ब्रैकीस्क्लेरिड्स, ऑस्टियोस्क्लेरिड्स, ऐसी टाइप लिखवाते थे। क्या हमें करना है, नहीं, क्लियर, अब नहीं करना, वो सब नहीं पूछेगा। तो लोकेशन में सबसे पहले बेटा, ये जो मेरे पास नट्स होते हैं, नट मतलब जो फ्रूट्स होते हैं नट की फॉर्म में, जो नट होंगे उनके एक तरीके से फ्रूट वॉल में, उनकी जो फ्रूट की वॉल होती है वहां। दूसरा, पल्प, पल्प ऑफ पियर, है ना, सपोटा, सपोटा क्या होता है, चीकू, उनके पल्प में, नाशपाती हो गया, चीकू हो गया, थोड़ा रफनेस देता है। तो प्रोवाइड ग्रिटीनेस, ये वर्ड आएगा नीट में, नीट में ये आएगा कि ऐसे कौन से सेल्स हैं जो ग्रिटीनेस देते हैं, ग्रिटीनेस होता है रफनेस देते हैं, ये वर्ड यूज करेगा नीट में, ये वर्ड यूज करेगा। ठीक है, उनके पल्प में हो गया। उसके बाद बेटा लेग्यूम के सीड कोट में, लेग्यूम क्या है, दालें, उनके सीड कोट को हार्ड बनाता है। टी लीफ में, टी लीफ, एक्वेटिक प्लांट की लीफ में, कुछ लोकेशंस हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी। इनके टाइप होते थे बेटा, इनके टाइप होते थे, हम मतलब पहले कराते थे, पर अभी ऐसा सच नीड नहीं है। पर अगर आपको इनमें डिफरेंस करना है भाई, फाइबर इलोंगेटेड होते हैं, है ना, ये थोड़े से स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल होते हैं, ये डिफरेंस है। ये ग्रुप में नहीं होते, नॉट इन ग्रुप, ये मेरे पास किस में मिलते हैं, ग्रुप में मिलते हैं, ग्रुप में होते हैं। ठीक है, लिग्निफाइड है, ठीक है, पर इनका जो मतलब लिग्निफाइड है, ये भी लिग्निफाइड है, पर इनकी ज्यादा थिक वॉल होती है, मोर थिक वॉल। तो ये आपको करना पड़ेगा स्क्लेरिड्स के बारे में। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको यह सिखाया है कि स्क्लेरेनकाइमा कौन से होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक फाइबर होते हैं, एक स्क्लेरिड्स होते हैं। मैक्सिमम लोकेशन पर फाइबर मिलते हैं, सिलेक्टेड लोकेशन पर स्क्लेरिड्स मिलते हैं। स्क्लेरिड्स ग्रुप में नहीं होते, हार्डनेस देते हैं। फाइबर जब जुड़ते चले जाएंगे तो एक लेंथ वाइज पूरा सपोर्ट दे देंगे, देखो ना, फाइबर को जोड़ते चले जाओ, सपोर्ट बनता चला जाएगा। और हमेशा याद रखो, लिग्निन का मेन काम ही सपोर्ट होता है, क्लियर है। इसके अलावा लिग्निन मेरे पास वेसल्स और ट्रैकिड्स में भी होता है, क्लियर है, ये चीज समझ में आ रहा है। पिट का कॉन्सेप्ट समझ में आया, पिट क्या होते हैं, जहां पर क्या नहीं होते मेरे पास, हां, क्या नहीं होगा, बताओ जल्दी, क्या एब्सेंट होगा पिट में, लिग्निन डिपोजिशन एब्सेंट होगा, भूलोगे तो पिटाई खाओगे। आ जाओ भाई। तीसरा, स्क्लेरेनकाइमा, शेप दोनों है, इलोंगेटेड भी है, जो किसकी है, फाइबर की, प्लस ओवल और सिलेंड्रिकल। यहां शेप ये स्क्लेरिड्स की है। इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट, लिग्निन बेटा परमानेंट पार्ट, स्टेम, रूट वगैरह में जहां सपोर्ट देना है, सपोर्ट के लिए होते हैं ये।
रोल आपको पता है, मैकेनिकल सपोर्ट या हार्डनेस, और इनमें पिट होते हैं, आपको बताया। और यहां क्या लिख सकते हो, स्पेशल पॉइंट में दो टाइप, कौन कौन से, फाइबर और स्क्लेरेट्स। ऐसे करके पूरा करो चार्ट, प्रॉपर लिखो, है ना, और इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हो, बढ़िया रहेगा। अब इसके बाद मैं आपको ये आपके लिए छोड़ रहा हूं, खुद बनाओ, इसे फिल करो। अब मैं आपको ये सवाल का आंसर चाह रहा हूं, आप खुद से बताओ। इज फाइबर प्रेजेंट ओनली इन जाइलम एंड फ्लोएम? नो, सिर्फ इसमें होते नहीं। अपार्ट फ्रॉम, अपार्ट मतलब इसके अलावा, अपार्ट फ्रॉम जाइलम एंड फ्लोएम, फाइबर्स, फाइबर्स क्या है, स्क्लेरेंकाइमा, इज प्रेजेंट। सुन लो ध्यान से, अपार्ट फ्रॉम जाइलम एंड फ्लोएम, फाइबर्स जो कि क्या है, स्क्लेरेंकाइमा, इज प्रेजेंट, किसमें होंगे, कहां होंगे, प्रेजेंट। पहला ए, मैं कुछ लोकेशन लिख रहा हूं, आगे हम पढ़ेंगे। पहला, पेरीसाइकिल ऑफ डाइकॉट स्टेम, बेटा जब तक इसका वो नहीं पढ़ोगे ना, ट्रांसफर सेक्शन, तब तक नहीं आएगा। दूसरा, मोनोकोट स्टेम की हाइपोडर्मिस, ये आपको कब पता चलेगा, जब मैं ट्रांसफर सेक्शन पढ़ाऊंगा, ये दोनों तब पता चलेंगे। पर आपको ये पता होना चाहिए कि क्या फाइबर सिर्फ जाइलम फ्लोएम में नहीं, औरों में भी हो सकता है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, है ना। हम क्या डिस्कस करेंगे, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, और उसमें दो चीजें आपको बताएंगे। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में दो चीजें आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे जाइलम के बारे में, और किसके बारे में बताएंगे, फ्लोएम के बारे में। इनके बारे में प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे, बढ़िया कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनेंगे सारे, ठीक है, कि जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है। अब आपने क्या करना है, एक बार लेक्चर पॉज करना है और अपनी एनसीईआरटी रीड करनी है, किसकी, स्क्लेरेंकाइमा की। 1 से 2 मिनट लगेगा, बिल्कुल करो, सारा समझ आएगा। क्लियर है, सही है, हां ठीक। चलिए स्टार्ट करने वाले हैं जाइलम से। सबसे पहले बच्चे जो कंफ्यूज रहते हैं, किन चीजों में रहते हैं, पहले तो मैं जाइलम का नाम बता देता हूं। जाइलम का एक और नाम हेड्रोम होता है। जाइलम को क्या बोलते हैं, हेड्रोम बोल देते हैं। उसके अलावा जाइलम को ही लकड़ी बोलते हैं। अगर वुड वर्ड जो होता है ना, वुड वर्ड जाइलम के लिए होता है ना। लकड़ी जो होता है हम किसको बोलते हैं, जाइलम को बोलते हैं, सही है, हाँ क्लियर है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जाइलम किसको बोल रहे हैं। अब मेरी बात सुने ध्यान से, सभी बच्चे बहुत ध्यान से ये बात सुनेंगे कि जाइलम का मतलब क्या है, मीनिंग ऑफ जाइलम बंडल क्या है, क्लियर है। अब सबसे पहले ये समझो ध्यान से, देखो जाइलम क्या है, एक टिश्यू है। देखो जाइलम क्या होता है बेटा, जाइलम का पहले रोल बता देता हूं आपको। जाइलम के 2 रोल होते हैं मेनली। एक होता है कंडक्शन, जो उसका मेन रोल है। कंडक्शन उसका क्या है, मेन रोल। पहले मेन रोल समझ लो, फिर बात करते हैं। मेन रोल में कंडक्शन किसका, पानी का करता है, मिनरल का करता है, हार्मोन्स भी कर देता है वो तो जरूरत पड़ने पर कंडक्शन कैसा करता है, यूनिडायरेक्शनल, रूट से लीफ की तरफ। ये समझ में आ रहा है, कंडक्शन करता है यूनिडायरेक्शनल। मेन रोल मैकेनिकल सपोर्ट, किसी भी प्लांट में सपोर्ट कौन दे रहा होता है, मेनली उस प्लांट की ऊंचाई इतनी ज्यादा है तो कौन सपोर्ट दे रहा है, जाइलम। तो ये इसका एडिशनल रोल है। तो अगर आपसे कोई पूछे जाइलम का क्या रोल होता है, मान लो रोल पे ही क्वेश्चन आ जाए, है ना, आप कंफ्यूज कर जाओगे मैकेनिकल होता है कि नहीं जाइलम का। बिल्कुल होता है। जाइलम के अंदर ऐसे सेल्स हैं जो मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, क्लियर है, सही है। तो जाइलम का जो मेन रोल है वो हमारे पास क्या है, कंडक्शन है,
और क्या है ये, मतलब यूनिडायरेक्शनल हार्मोन है, मतलब सॉरी, इन सबका कंडक्शन और मैकेनिकल सपोर्ट। देखो जाइलम में 4 तरह के सेल्स हैं, 4 टाइप के सेल्स होते हैं, ध्यान से सुनना। 4 टाइप के सेल होते हैं। पहला, एक पैरेन्काइमा सेल, नॉर्मल पैरेन्काइमा सेल, क्योंकि वो जाइलम का पार्ट है तो इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया है, जाइलम पैरेन्काइमा। समझ आ रहा है? तो जाइलम पैरेन्काइमा इज नॉर्मल लिविंग सेल। उसके बाद एक डेड सेल है जिसमें लिग्निन डिपॉजिट है, वो जाइलम फाइबर है। बाकी के 2 सेल ट्रैकीड्स और वेसल मेनली कंडक्शन का काम करते हैं। मेनली किसका काम करते हैं? कंडक्शन का। कंडक्शन का काम करने की वजह से इनका एक नाम होता है जिस पे नीट में क्वेश्चन आया था, इन्हें कहते हैं ट्रैकियरी एलिमेंट। बहुत सारे बच्चों ने यह सोचा ट्रैकियरी एलिमेंट का मतलब सिर्फ क्या होता है, ट्रैकिड्स। नहीं, ट्रैकियरी एलिमेंट का मतलब होता है कंडक्शन करने वाले सेल्स, है ना? ठीक है, तो ये 4 तरह के सेल्स होते हैं। अब मैं जो आपको चीजें बताऊंगा बहुत ध्यान से सुनना, आपको क्या समझना है। जैसे बच्चों को क्या प्रॉब्लम और होती है, जाइलम बंडल, जैसे मैं लिखता हूं व्हाट इज वास्कुलर बंडल। वास्कुलर बंडल का मतलब होता है जाइलम और फ्लोएम दोनों की बात कर रहा हूं। अब मैं आपसे अगर पूछूं व्हाट इज जाइलम बंडल, तो जाइलम बंडल का मतलब यह नहीं है कि ये 4 सेल हैं, सिर्फ इन चारों सेल से मिलाकर जाइलम बनता है, पर ऐसे एक एक सेल नहीं होंगे, बहुत सारे भी हो सकते हैं, बहुत सारे ही होते हैं। तो जाइलम बंडल का मतलब क्या है बेटा? ग्रुप ऑफ जाइलम है, ग्रुप ऑफ जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यू के ग्रुप को मैं जाइलम बंडल कहता हूं, जिसमें ऐसे बहुत सारे सेल्स हो सकते हैं। क्या क्लियर है? बताओ जल्दी से, क्या यह बात क्लियर है बेटा आपको कि व्हाट इज जाइलम बंडल? तो जाइलम बंडल का मतलब है, ध्यान से सुनेंगे, जाइलम बंडल का मतलब है कि हमारे पास ऐसे ग्रुप ऑफ जाइलम टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? जाइलम बंडल कहते हैं। हम क्या बोलते हैं? जाइलम बंडल कहते हैं। क्लियर हो गई बात? तो जाइलम बंडल क्या है? ग्रुप ऑफ जाइलम टिश्यू है, ठीक है, ग्रुप ऑफ जाइलम टिश्यू है। क्लियर है? यहां जाइलम के हम रोल की बात कर रहे हैं, ठीक है। जाइलम 4 टाइप के सेल होते हैं। पहला जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, ठीक है, ट्रैकीड्स और हमारे पास वेसल्स। क्लियर है? ठीक। और बंडल का मतलब होगा ग्रुप ऑफ जाइलम। अब आते हैं आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स पे। सबसे पहले आपको यह समझ में आना चाहिए कि वेसल्स मेरे पास जिम्नोस्पर्म में नहीं होता। पहला नोट है, देखो वेसल हमारे पास एंजियोस्पर्म में होता है, जिम्नोस्पर्म में नहीं होता। तो उसके लिए हम एक वर्ड लिखते हैं, पोरस और नॉन पोरस वुड। ध्यान से देखना बेटा, हम क्या लिखते हैं, नोट में लिख रहा हूं मैं इस बात को। नोट है कि प्रेजेंस ऑफ वेसल्स किसका फीचर है? फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। और हम जाइलम के रिस्पेक्ट में ही लकड़ी की बात करते हैं ना, वुड का मतलब क्या है, जाइलम बताया। तो हम क्या करते हैं, ड्यू टू वेसल हम लिखते हैं पोरस वुड। तो क्या मैं जिम्नोस्पर्म की वुड जिसमें वेसल एब्सेंट है, जिम्नोस्पर्म जिसमें क्या एब्सेंट है, वेसल एब्सेंट है, क्या उसको नॉन पोरस वुड लिख सकता हूं? बताओ जल्दी से, क्या मैं उसको नॉन पोरस वुड लिख सकता हूं? बताओ जल्दी बेटा। हां सर, लिख सकते हैं। तो इसको हमने क्या लिख दिया, नॉन पोरस वुड लिख दिया। अब मैं आपको कुछ चीजें पढ़ाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे बेटा। देखो यहां पर क्या करते थे, कुछ एग्जाम्पल लिखवाते थे, जिनेटम, एफेड्रा, है ना। ये कुछ जिम्नोस्पर्म होते थे जिनमें वेसल होते हैं, जिनमें क्या होते हैं, वेसल होते हैं। एक्सेप्शन थी, एक्सेप्ट सम जिम्नोस्पर्म, है ना। चाहो तो लिख लो, कुछ क्वेश्चंस मिल भी जाते हैं कई बार, जिनके नाम है जिनेटम, एफेड्रा, ये नाम है। इनमें वेसल्स होते हैं, इनमें क्या होते हैं, वेसल्स होते हैं।
इनमें इनको हम कनेक्टिंग लिंक बोल देते हैं। अब ये कनेक्टिंग लिंक का बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखो। मान लो हम कहते हैं कि जिम्नोस्पर्म से एंजियोस्पर्म इवॉल्व हुए। अगर किसी जिम्नोस्पर्म में कोई ऐसा फीचर हो जो एंजियोस्पर्म से मैच कर रहा हो, तो इसे हम कहेंगे कनेक्टिंग लिंक, अपने आगे वाले ग्रुप से मैच कर रहा है। अब जिम्नोस्पर्म में साइकस है जिसके पास मोटाइल गैमेट होता है, वो टेरिडोफाइट से मैच करता है, इस बात को बोलेंगे लिविंग फॉसिल। देखो मैं यहां पर हूं, अगला वाला ग्रुप एंजियोस्पर्म है, पिछला वाला ग्रुप टेरिडोफाइट है। अगर किसी जिम्नोस्पर्म में टेरिडोफाइट जैसा फीचर हो तो बोल दो लिविंग फॉसिल, है ना, इवॉल्व नहीं हो पाया, वो फीचर बदल नहीं पाया, लिविंग फॉसिल। और किसी में अगले वाले के जैसा कोई फीचर हो तो फिर कनेक्टिंग लिंक बोल दो, है ना। तो इस तरीके से, पर ये बहुत मतलब एग्जैक्ट नहीं है, ये बातें यहां पे भी कुछ मिल जाता है, लेकिन नॉर्मली हम इसे कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। एक बच्चा कहेगा सर मेरी कोचिंग में तो 3 फैमिलीज लिखवाई थी एंजियोस्पर्म की जिनमें वेसल नहीं होते, नहीं करने बेटा, वो नहीं आएंगी, है ना। तुम्हें लिखवाई होंगी विंट्रा से ही, ट्रोकोडेंड्रा से ही, है ना, ऐसे करके विंट्रा से ही, है ना, क्लियर है। हाँ, वो सब नहीं आएंगी, 3 फैमिलीज वो नहीं करना, है ना, जो करा रहे हैं वही करो, आ जाओ। तो वेसल में जरा देख लेते हैं, है ना, हाउ जाइलम फॉर्म, थोड़ा सा देखते हैं कि जाइलम कैसे बनती है। ठीक है, किस तरीके से जाइलम बनती है, थोड़ी सी कहानी समझते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान से देखो। आते हैं जरा, देखो अब यहां पर समझो, ये सेल्स आपको पता है प्राइमरी मेरिस्टेम है। आपने ये तो पढ़ा हुआ है कि प्राइमरी मेरिस्टेम की डिफरेंशिएशन से क्या बनाओगे। मान लो मैं आपसे कहता हूं प्राइमरी मेरिस्टेम है, तो प्राइमरी मेरिस्टेम की अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो, आप क्या करते हो, डिफरेंशिएशन करते हो, तो आप क्या बनाते हो, आप बनाते हो प्राइमरी जाइलम। आप क्या बनाते हो, प्राइमरी जाइलम बनाते हो। तो प्राइमरी मेरिस्टेम की अगर आपने डिफरेंशिएशन करी, प्राइमरी मेरिस्टेम की अगर आपने डिफरेंशिएशन करी तो प्राइमरी जाइलम बनी। तो यहां पर ये जो सेल्स मैंने बनाए, ये मान लो प्राइमरी मेरिस्टेम के सेल है, तो मैं इनकी डिफरेंशिएशन से प्राइमरी जाइलम बनाने जा रहा हूं। और इनमें मैं एक एक सेल बनाऊंगा, जो आप देखते चलना कि आपको मैं कैसे बता रहा हूं। इनसे मेरे पास पहला परमानेंट सेल मैंने दिखाया आपको, जिसकी थिन वॉल होती है और उसका काम स्टोरेज का होता है, उसे मैंने जाइलम पैरेन्काइमा कहा। तो सबसे पहले मैंने जाइलम में कौन सा सेल दिखाया आपको, जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, ये पहला सेल हो गया। किससे बन रहा है ये, प्राइमरी मेरिस्टेम से, ये समझ में आ रहा है। दूसरा देखो, दूसरे टाइप का सेल जो मेरे पास बना, वो लिग्निफाइड सेल था जो सपोर्ट देता है, जो ग्रुप में होता है ऐसे, उनका नाम था जाइलम फाइबर। तो क्या बने मेरे पास, ये जाइलम फाइबर बने। तो मैंने कहा ना 4 टाइप के सेल होते हैं, तो पहला हो गया पैरेन्काइमा, दूसरा हो गया जाइलम फाइबर। तीसरे टाइप के सेल मैं यहां बनाए, ध्यान से देखना। ये सेल थोड़े इलोंगेटेड थे, इलोंगेटेड मतलब ऐसे लंबे थे, कंडक्शन का काम कर रहे थे। ठीक है, इन्हें मैंने ट्रैकीड बोला, ध्यान से देखें बेटा, इन्हें मैंने क्या बोला, ट्रैकीड बोला। और यहां पर इनमें डिपोजिशन भी होती है, समझना ध्यान से। तो आपको यह समझ में आना चाहिए, आपको यह समझ में आना चाहिए कि ट्रैकीड्स का काम कंडक्शन होता है। शुरुआत में जब ट्रैकीड्स बने थे तो उनमें उतनी डिपोजिशन नहीं थी, उनमें डिपोजिशन सिर्फ ऐसे थी, थोड़ी थोड़ी सी वॉल में थोड़ी थोड़ी डिपोजिशन थी, ऐसे, है ना, ऐसे जो सर्कल की फॉर्म में पता चल रही थी, ऐसे। ठीक है, क्लियर, ऐसी डिपोजिशन थी। फिर जो ट्रैकीड्स आए उनमें थोड़ी और डिपोजिशन बढ़ी। ये ट्रैकीड्स बता रहा हूं बेटा आपको, ट्रैकीड्स आए तो उनमें और डिपोजिशन बढ़ गई, ऐसे आप देख रहे हो। तो शुरुआत में जो ये येलो से मैं लिग्निन डिपॉजिट दिखा रहा हूं, तो जो ट्रैकीड्स होते हैं वो भी एक तरह के जाइलम के सेल्स होते हैं।
तो एवोल्यूशन वाइज स्टार्टिंग में मान लो मैं कहता हूं कि स्टार्टिंग में जो ट्रैकिड्स आए वो कैसे थे, वो ऐसे थे, कम डिपोजिशन, फिर ज्यादा हो गई, फिर और ज्यादा हो गई, आप समझ रहे हैं, फिर क्या हो गई, और ज्यादा हो गई। और ज्यादा का मतलब क्या हो गया, ऐसे, ऐसे, और फिर फाइनली हमारे पास ये आ गया, जिस जो ऐसे ट्रैकिड्स आ गए, देखो और ज्यादा हो गए, और फाइनली पिटेड वाले आ गए जिसमें सारी डिपोजिशन हो गई, सिर्फ यहां पर क्या रह गए, मेरे पास पिट रह गए, ऐसे। तो ये किसका एवोल्यूशन है, ट्रैकिड्स का। तो आपकी एनसीईआरटी ने ऐसी कुछ डायग्राम बना रखे हैं, तो इसे हम कहते हैं कौन सा ट्रैकिड, एन्यूलर। एन्यूलर का मतलब होता है रिंग की फॉर्म में डिपोजिशन है। इस वाले को क्या कहते हैं, स्पाइरल। इसको क्या कहते हैं, रेटिकुलेट। और इस वाले को क्या कहते हैं, पिटेड। तो आप अगर ध्यान से देखो, ये एक एवोल्यूशन है, किस डायरेक्शन में, ये किस डायरेक्शन में एवोल्यूशन है बेटा, ये किस डायरेक्शन में, डिपोजिशन के डायरेक्शन में डिपोजिशन हो रही है। और ये अगर मैं आपको प्रॉपरली बताऊं, शुरुआत में जब मान लो ट्रैकिड्स बने, है ना, तो उनमें मेरे पास डिपोजिशन कम थी, कम डिपोजिशन थी। तो डिपोजिशन धीरे धीरे इंक्रीज होती है। जैसे मान लो जिम्नो एंजियोस्पर्म में ये वाले मिलते हैं, तो हो सकता है जिम्नोस्पर्म में इनमें से कुछ मिलते हो, या टेरिडोफाइट में, ऐसा कुछ मैं बोलना चाह रहा हूं। या मैं आपको ये बोलूंगा कि हम पढ़ेंगे जाइलम, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। तो प्रोटोजाइलम में ये वाले मिलते हो, है ना, जो शुरुआत में जाइलम बनती है, और मेटाजाइलम में ये वाले मिलते हो। तो ये मेरे पास क्या है, ट्रैकिड्स हैं। ये वाले, ये स्ट्रक्चर्स क्या है, मेरे पास ट्रैकिड्स हैं। तो ट्रैकिड्स इस तरीके से बने थे। तो ट्रैकिड्स की टाइप होती है कम डिपोजिशन वाला, देखो सिर्फ सर्कल में, एन्यूलर, ऐसा, स्पाइरल थोड़ा ज्यादा हो गया, फिर वो स्पाइरल आपस में जुड़ गया, रेटिकुलेट, ब्रांच टाइप का, फिर इतनी ज्यादा हो गई, पिटेड बोल दिया। क्या बोल दिया, पिटेड बोल दिया। क्लियर है ये चीज, बोलो बेटा, क्लियर है, क्लियर। अब आओ नेक्स्ट, देखो मैं आपको बताता हूं, ट्रैकिड से ही बेटा आपके वेसल्स इवॉल्व हुए हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी, मेरी बात सुनो ध्यान से। ट्रैकिड से वेसल कैसे इवॉल्व हुए, ध्यान सुनो। ये ट्रैकिड का एक सेल है। यहां पर आपसे मैं कह रहा हूं, देखो इधर देखना, मेरी बात ध्यान से सुनना। ये आपको दिख रहा है यहां पूरा डिपोजिशन है। अच्छा, ये आपको याद है, मैंने एक चीज समझाई थी आपको कि ये जो पिट होते हैं, ये साइटोप्लाज्म जहां पर था, जिसे ल्यूमन कहते हैं, वहां तक कम्युनिकेट करते हैं। वहां तक कम्युनिकेट करते हैं कि नहीं, मतलब अगर ये पिट है, ये कहां जा रहा है, अंदर खाली जगह में जा रहा है कि नहीं, वहां पे जा रहा है। अब मेरी बात सुनो, ये जो पिट है, इस पिट को खींच के चौड़ा कर दूं मैं, ऐसे ऐसे इसको खींच के चौड़ा कर दूं, तो ये जो होगा, ध्यान सुनेंगे, ये जो होगा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये वाली चीज खींच दी मैंने, और अगर नीचे की साइड भी खींच दूं यहां पर, तो ये ऐसा बन जाएगा। बाकी मेरा इसके सरफेस पर बाकी पिट तो ऐसे ही रह जाएंगे, बाकी सरफेस पर ऐसे पिट रह जाएंगे। तो मैंने क्या किया, इस सेल को खींचकर ड्रम शेप कर दिया। कैसा कर दिया, ड्रम शेप कर दिया। तो उस पर ऐसा नहीं, यहां तो पिट है सरफेस पर, लेकिन ये वाला पिट बड़ा कर दिया और ये आर पार हो गया। ऐसे मैंने और भी सेल जोड़ दिए, ऐसे मैंने इसके साथ और सेल जोड़ दिए। देखो, ये देखो, ऐसे मैंने और सेल जोड़ दिए, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ऐसे देखो, ये वाले और सेल जोड़ दिए। तो मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है आपको समझाने का कि ये जो मेरे पास बना, ये अब वेसल बन गया। वेसल ट्रैकिड से कहीं इवॉल्व हुए थे। ये एवोल्यूशन किसमें नहीं हो पाया था, ये एवोल्यूशन किसमें नहीं हो पाया था बेटा, ये एवोल्यूशन किसमें नहीं हो पाया, जिम्नोस्पर्म में। अब देखो मेरी बात सुनो, अब ये जो चीज बन गई है यहां पर, ये वाली, इसे परफोरेशन कहते हैं। परफोरेशन होता है आर पार मूव कर सकती है चीज, ऐसे, दिस इज परफोरेशन।
तो ये परफोरेशन है, दिस इज परफोरेशन। अगर आप ध्यान से देखो इसमें परफोरेशन नहीं है, ये तो पिट है, लेकिन उसको मैंने खींचकर चौड़ा किया तो परफोरेशन हो गया। अब पानी इसमें आर पार मूव कर सकता है ऐसे, और इस सिंगल को मैंने वेसल मेंबर बोला। इस सिंगल को मैंने क्या बोला? वेसल मेंबर या वेसल एलिमेंट, समझ रहे हो? वेसल एलिमेंट या मेंबर बोला। और इस पूरे को ये जोड़ के मैंने बनाया ना, इस सिंगल को मैंने वेसल एलिमेंट या मेंबर बोला, इस पूरे को मैंने वेसल बोल दिया। तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताओ जल्दी से, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो हमने आपको यह समझाया, देखो इधर समझो कि इनसे तो मैंने दो सेल बता दिए, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। मैंने आपको बताया कि जब ट्रैकिड्स इवॉल्व हो रहे थे डिपोजिशन बढ़ रही थी। पहले ऐसे वाले ट्रैकिड आए जिनमें थोड़ी डिपोजिशन थी दीवार में। ये डिपोजिशन कहां है? इस प्राइमरी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में हो रही है, ऐसे रिंग की फॉर्म में। स्पाइरल, रेटिकुलेट पिटेड, हाईली इवॉल्व ट्रैकिड्स, ठीक है। इन्हीं ट्रैकिड से वेसल बन गए। तो वेसल कैसे बने? आखिरी वाले पिट को खींच के चौड़ा कर दिया, तो इस लंबे सेल को ड्रम शेप बना दिया। अब मुझे बताओ किसका ल्यूमन ज्यादा होगा? इसका होगा ना ल्यूमन ज्यादा, खाली जगह ज्यादा इसकी होगी। आर पार मूव कर रहे हैं, क्लियर है? ठीक है। तो ये चीजें अगर आपको समझ आई है तो आप एक कंपैरिजन लो ट्रैकिड्स और वेसल का। सबसे पहले तो आप उनका डिफरेंस और सिमिलैरिटी समझो। सबसे पहले समझो आप सिमिलैरिटी और डिफरेंस। तो सबसे पहले आप समझो डिफरेंस क्या होता है ट्रैकिड्स और वेसल्स में। डिफरेंस समझो और फिर आप समझोगे सिमिलैरिटी। ध्यान से देखना, डिफरेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने यहां लिखा ट्रैकिड और मैंने यहां लिखा वेसल। अब आप मुझे देख कर बताओ, ये सिंगल सिंगल होते हैं और ये मल्टी मेंबर होता है। तो ये क्या होते हैं बेटा? सिंगल। और ये क्या होते हैं? मल्टी मेंबर। मल्टी मेंबर मतलब एक से ज्यादा वेसल मेंबर को मिलाकर वेसल कहते हैं, सही है। मैनी वेसल एलिमेंट या वेसल मेंबर, एलिमेंट और वेसल मेंबर, है ना। वेसल एलिमेंट और वेसल मेंबर को मिलाकर हम क्या बोलते हैं बेटा? वेसल एलिमेंट या वेसल मेंबर को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? हम वेसल कहते हैं। दूसरा, इसमें परफोरेशन है क्या? ये देखो, इसमें परफोरेशन, पिट है सिर्फ, इसमें परफोरेशन है। यही नीट में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। नीट में पूछा था किसमें परफोरेशन नहीं होती? ट्रैकेरी एलिमेंट। इसे हम लिखते इम्परफोरेटेड, ये आया था। और इसमें क्या है? परफोरेशंस होती हैं। इसका नैरो ल्यूमन होता है, इसका वाइड ल्यूमन होता है। ये बेटा लेटरल टाइप से करते हैं, नॉट एंड टू एंड, नॉट एंड टू एंड कंडक्शन। एंड टू एंड कंडक्शन क्या होता है? एक एंड से दूसरे एंड की तरफ। ये किसमें इन्वॉल्व होते हैं? एंड टू एंड कंडक्शन करते हैं। कैसे करते हैं भाई? एक एंड से दूसरे एंड की तरफ कंडक्शन करते हैं। तो आपको क्लियर होना चाहिए, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रैकिड्स और वेसल्स, है ना। ट्रैकिड्स और वेसल के बीच में क्या डिफरेंस है? सही है, सिंगल हो सकता है, मल्टी मेंबर, इम्परफोरेटेड, परफोरेटेड, नैरो ल्यूमर, वाइड ल्यूमन, नॉट एंड टू एंड कंडक्शन, यहां एंड टू एंड कंडक्शन है। क्लियर है? दूसरी चीज समझो ध्यान से, ये चीज क्लियर हो रही है, ठीक है। दूसरा, ये किसमें प्रेजेंट है? देखो, ये आपके पास जिम्नो एंजियो दोनों में है, जिम्नो प्लस एंजियो। और वेसल्स मेनली किसमें होते हैं? एंजियो में होते हैं। अब मान लो मेरे को सिमिलैरिटी लिखनी हो, समानता लिखनी हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, सिमिलैरिटी सुनना ध्यान से। मुझे बताओ लिग्निन की वजह से ये दोनों डेड हैं कि नहीं? सोचो। हां, डेड है। तो मैं सबसे पहले तो क्या लिखूंगा? लिग्निफाइड। यस, डेड हैं, यस, ठीक है। एपोप्लास्ट है, नॉन लिविंग स्पेस है ना, एपोप्लास्ट है। पिटेड है, यस, पिटेड है। क्लियर है? सही है, कंडक्शन कर रहे हैं,
एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो शायद आप मिस करोगे और गलत करते हो। अगर आपसे पूछा जाए कि आप मुझे ये बताओ कि इनमें से कितने सेल लिविंग है, आप कहोगे सर सिर्फ ये लिविंग है, बाकी के 3 डेड है। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। दूसरा मैं आपसे पूछूं कि इनमें से कितने सेल मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। मैं श्योर हूं कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो बहुत सारे बच्चे खाली फाइबर मार्क करेंगे, पर याद करो मैंने क्या सिखाया आपको। मैंने आपको यह सिखाया जिस भी सेल में लिग्निन होगा वो मैकेनिकल सपोर्ट जरूर देगा, जरूर देगा। तो ये भी मैकेनिकल सपोर्ट देता है, ये भी मेन इसका काम है, पर ये दोनों देते हैं। आपको समझ में आ रहा है, दोनों मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। तो यही चीजें आपके कॉन्सेप्ट को ठीक करना है। क्लियर है, यही चीजें हैं जो आपके कॉन्सेप्ट को ठीक करेंगी। आपने यहां गड़बड़ नहीं करनी है। पर उससे पहले मैं इस कॉन्सेप्ट पे आपको डिटेल देने से पहले मैं चाहूंगा कि मैं थोड़ा सा आपको जाइलम पैरेन्काइमा के बारे में भी बता दूं, क्योंकि मैंने वेसल और फाइबर बता दिया आपको, जाइलम वेसल और ट्रैकिड्स बता दिया। जाइलम पैरेन्काइमा सुन लो ध्यान से। देखो जाइलम पैरेन्काइमा कैसे सेल हैं, कुछ इस तरीके के हैं और स्टोरेज का काम करते हैं। तो सबसे पहले तो ये थिन वॉल है और कैसा है, नॉन लिविंग है, नॉन लिग्निफाइड है, लिग्निन नहीं होता। इसके 2 रोल हैं बेटा जो आपने ध्यान रखने हैं। पहला है स्टोरेज। किसका स्टोरेज? फैट का, स्टार्च वगैरह का या टैनिन का, इन चीजों को स्टोर करते हैं। दूसरा रोल है रेडियल कंडक्शन। रेडियल कंडक्शन ये क्या होता है समझो ध्यान से। मेरे पास जैसे ये स्टेम है, ये जाइलम है मान लो, तो नीचे से पानी ऊपर अपना प्रॉपर जाइलम के वेसल और ट्रैकिड्स लाते हैं। 2 वेसल होते हैं और ट्रैकिड्स होते हैं, वो पानी नीचे से ऊपर लाते हैं। लेकिन अगर मुझे पानी को ऐसे ट्रांसपोर्ट करना है साइड में, मान लो मेरे पास ये इतनी मोटी स्टेम है, नीचे से ऊपर तो कौन ला रहा है? ट्रैकिड्स ला रहे हैं, लेकिन ऊपर लाने के बाद साइड में भी तो भेजना है मुझे, ऐसे साइड में। इसे कहते हैं रेडियल कंडक्शन। तो ये कौन सा कंडक्शन करते हैं? रेडियल कंडक्शन करते हैं। रेडियल का मतलब होता है रेडियस पे। जैसे मान लो मैं आपको ये दिखाऊं कि नीचे से ऊपर तो ये ले आए वेसल और ट्रैकिड्स, लेकिन अगर मुझे ये साइड में थोड़ा कंडक्शन करना है तो ये पैरेन्काइमा सेल ऐसे कंडक्शन कर सकते हैं। नीचे से ऊपर तो वेसल और ट्रैकिड लाएंगे। क्लियर है? ठीक, सही है। ऐसे ही हम फाइबर की बात कर सकते हैं। फाइबर बताओ क्या होते हैं? डेड, लिविंग। डेड है, लिग्निफाइड है, ऑब्लिटरेटेड ल्यूमन है। ल्यूमन में भी लिग्निन है, ल्यूमन में भी क्या है? लिग्निन है। ठीक है, ल्यूमन में भी लिग्निन हो गया। डेड है, लिग्निफाइड है, ल्यूमन में भी लिग्निन है। ठीक है, क्लियर है, सही है। अब ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं आपको। ल्यूमन में भी लिग्निन है, डेड है, लिग्निफाइड है। अब कई बार क्या होता है बेटा, देखो फाइबर ऐसे दिखते हैं आपको, ध्यान से सुनना, इस तरीके से इनके बीच में ये लाइन पता चलती है। कई बार इतना ज्यादा लिग्निन होता है कि 2 फाइबर्स के बीच में ये लाइन पता ही नहीं चलती, तो इसे हम कहते हैं सेप्टेट, और इस वाले को हम ए सेप्टेट कह देते हैं। तो एनसीईआरटी कहती है सेप्टेट ए सेप्टेट होते हैं, मैकेनिकल रोल होता है इनका, मेन रोल तो मैकेनिकल ही है। डेड सेल्स है, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। अब जो मैं टेबल आपको दे रहा हूं ये आपके लिए एक रामबाण है क्वेश्चन करने के लिए। ये आपको क्वेश्चन सारे ठीक करा देगी जाइलम का। सबसे पहले मैं बात करता हूं कंपोनेंट की, कौन कौन से हैं। जाइलम पैरेन्काइमा 4 कंपोनेंट है। और कौन सा है? जाइलम फाइबर, ट्रैकिड्स, वेसल्स सिर्फ एंजियोस्पर्म में होते हैं, वेसल्स, लिविंग, यस लिविंग। ये डेड है, ये डेड है, ये डेड है। कोई डाउट है यहां तक? डिपोजिशन नहीं। लिग्निन,
लिग्निन, लिग्निन। थिक वॉल, थिन, एनसीईआरटी चेक करना, थिन मिलेगा, थिक, ठीक है, थिक, थिक। पर अगर थिकनेस देखोगे इसकी ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा थिक इसकी होगी। पिटेड, नो, यस, यस, यस। परफोरेशन, नो, 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 यस, एंड टू एंड कनेक्शन के लिए। मैकेनिकल, नो। ये है कॉन्सेप्ट, चमकेगा ये। यस, यस, यस। सवाल अगर पूछते हैं आपसे क्यों, तो आंसर लिग्निन, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आता वेसल देते हैं कि नहीं, सपोर्ट देंगे, ठीक है। रोल, रोल, स्टोरेज, रेडियल कंडक्शन, मैकेनिकल, मैकेनिकल, ट्रैकिड, कंडक्शन, कंडक्शन, मेन रोल कंडक्शन, मैकेनिकल भी है। सर साफ राइटिंग में खुद लिख ले भाई, इतनी साफ नहीं लिखने का, मैं सारा पढ़ा दिया, अब उसमें साफ ड्राइंग बनाओ बैठ के, यहां पर यही काम है मेरा, ठीक है। ये आपका जो आपके लिए स्पेशल चीज है, शायद ही मिले आपको ये, ठीक है, क्लियर है। अब जरा ये देखो, मैं चाह रहा हूं कि आप ये वाला क्वेश्चन खुद करोगे, क्वेश्चन 1 2 मुझे बताओगे चैट में। अब आओ जरा, जाइलम देखो दो तरह की होती है, एक होती है प्राइमरी जाइलम और एक होती है सेकेंडरी। अगर जाइलम प्राइमरी मेरिस्टेम से बनती है तो उसे कौन सी जाइलम कहेंगे? डेवलप फ्रॉम प्राइमरी मेरिस्टेम। तो अगर प्राइमरी मेरिस्टेम से बनती है तो उसे प्राइमरी जाइलम कहते हैं, और अगर सेकेंडरी मेरिस्टेम से बनती है, सेकेंडरी मेरिस्टेम कौन सी वाली सेकेंडरी जाइलम बनाएगी? कॉर्क कैम्बियम या वास्कुलर कैम्बियम? वास्कुलर कैम्बियम से। तो सेकेंडरी जाइलम डेवलप फ्रॉम, लाइन पूरी कर देता हूं, डेवलप फ्रॉम सेकेंडरी मेरिस्टेम, कौन सी? वास्कुलर कैम्बियम से। ये प्राइमरी मेरिस्टेम से बनती है, ठीक है। अगली कहानी, प्राइमरी की दो टाइप होती है, ध्यान से सुनना, प्रोटो और मेटा। क्या प्रोटो मेटा सेकेंडरी में होती है? नहीं। प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, प्राइमरी जाइलम है, प्राइमरी मेरिस्टेम से बनेगी। प्रोटोजाइलम क्या होता है बेटा? जैसे ये सीड से जब प्लांट बनता है ना, जब ये प्लांट बनता है सीड से जस्ट, तो जाइलम बन जाती है। उसमें क्या होता है कि जो वेसल्स बनते हैं वो थोड़े से पतले होते हैं, ज्यादा चौड़े नहीं होते, छोटे होते हैं। और ट्रैकिड्स भी ऐसे वाले होते हैं जिसमें स्पाइरल और एन्युलर थिकनिंग होती है। तो प्रोटोजाइलम का क्या होता है मतलब कि उनमें नैरो वेसल्स होते हैं, और ट्रैकिड्स में भी क्या होता है? शुरुआत वाली थिकनिंग होती है। कौन सी? एन्युलर और स्पाइरल। अब ये जो जाइलम है प्रोटोजाइलम, समझना इस बात को, बहुत स्पेशल बात है ये। प्रोटोजाइलम शुरुआत में बनती है, प्लांट जस्ट बन रहा है, अर्ली फॉर्म जाइलम। तो शुरुआत में जो जाइलम बनती है, पहले प्रोटो बनती है, फिर उसके बाद और जाइलम बन रही है, तो उसके बाद जो जाइलम बनती है उसको कहते हैं मेटाजाइलम, लेट फॉर्म जाइलम। पर मेटाजाइलम इससे पहले बनती है भाई, लेट फॉर्म जाइलम बाद में बनती है। इसके वेसल्स थोड़े चौड़े होते हैं और बड़े होते हैं, और इसमें पिटेड वाले होते हैं बेटा, ट्रैकिड्स पिटेड वाले, है ना। पिटेड हो गया, और कौन सा हो गया? रेटिकुलेट हो सकता है। अब पहले ये वाली जाइलम बनती है, फिर ये बनती है, पर बनती किससे? दोनों प्राइमरी मेरिस्टेम से, इसलिए प्राइमरी जाइलम कहते हैं। पर सेकेंडरी जाइलम में जब भी जाइलम बनती है पूरी फुल साइज की बनती है, ये वाले वेसल्स ऐसे, तो इसमें फिर प्रोटोमेटा नहीं होता। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं सेकेंडरी जाइलम के वेसल किससे मैच करेंगे इससे, तो भाई जब छोटे बढ़ेंगे नहीं बने, भाई जब प्रोटो नहीं बनेगा तो मेटा वर्ड कैसे यूज कर सकता हूं? प्रोटो मतलब पहले, मेटा मतलब बाद में। ऐसे ही मेरे पास सेकेंडरी जाइलम में मेरे पास प्रोटो मेटा वर्ड यूज नहीं करते, प्रोटो एंड मेटा नॉट यूज। क्यों नहीं करते? क्योंकि इसमें सारे ही एक साइज के बनते हैं, तो इसमें ये वर्ड कैसे यूज कर सकता हूं? ये समझ में आ रहा है? क्लियर है? सही है।
तो प्रोटो और मेटा किसका फीचर है? प्राइमरी जाइलम का। सेकेंडरी जाइलम में ये वर्ड यूज नहीं होते, ऐसे ही फ्लोएम में होगा। प्रोटोफ्लोएम, मेटाफ्लोएम प्राइमरी फ्लोएम्स का पार्ट है, उसमें होगा सेकेंडरी फ्लोएम, प्रोटो मेटा नहीं है। ऐसे ही अगर मैं आपको एक सिचुएशन दिखाऊं, देखो मेरे पास ट्रांसफर सेक्शन है स्टेम का, ध्यान से सुनना। आपने स्टेम में ऐसा पढ़ा था कि बाहर की तरफ फ्लोएम होता है, फिर जाइलम है, फिर बाहर की तरफ ऐसे फ्लोएम है, फिर जाइलम है, ऐसे फ्लोएम है और जाइलम है, मतलब बाहर की मतलब इस साइड। अब ये जो फ्लोएम है, ये कौन सा फ्लोएम है? प्राइमरी फ्लोएम। अब मुझे बताओ, स्टेम की बात कर रहा हूं मैं, ये प्राइमरी जाइलम है। अब मुझे बताओ, अगर ये प्राइमरी जाइलम है तो इसमें प्रोटो मेटा नहीं होगा? हां सर होगा, प्रोटो भी होगा और मेटा भी होगा। ठीक है, तो जो प्रोटो होगा वो इधर होगा, पित्त की तरफ। ध्यान दे बेटा, जो प्रोटो होगा वो पित्त की तरफ होगा, है ना, पित्त की तरफ प्रोटो होगा, और मेटा उसके पीछे बना है, यहां पे ये मेटा बना है। तो मैं आपसे अगर प्रॉपरली बताऊं, ये मेरे पास प्रोटोजाइलम है, तो प्रोटोजाइलम पहले बना और किसकी तरफ बना? टुवर्ड्स पित्त बना, उसके बाद ही तो मेटा बनता है। मेटाजाइलम किसकी तरफ बना? बाहर की तरफ बना। तो क्या ये डेवलपमेंट ऐसी नहीं हुई अंदर से बाहर की तरफ, जिसे सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं? और इस अरेंजमेंट को, जिसमें प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स पित्त होता है, पित्त समझो, प्रोटोजाइलम क्या होता है बेटा? टुवर्ड्स पित्त होता है, पित्त समझ में आता है, सेंटर, इसे कहते हैं पित्त। पित्त की तरफ प्रोटो है, देख लो प्रोटो किसकी तरफ है? पित्त की तरफ, ये पित्त है। इसके लिए वर्ड यूज करते हैं एंडार्क। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ एंडार्क? एंडार्क वो अरेंजमेंट है जिसमें प्रोटो इधर है, मेटा इधर है, और ये डेवलपमेंट ऐसे हुई है ना अंदर से बाहर की तरफ, तो इसे कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल डेवलपमेंट। अब जरा रूट की कहानी देखो, रूट में देखो क्या होता है। सबसे पहले तो रूट में ये समझो कि जाइलम और फ्लोएम अलग अलग जगह होते हैं, एक साथ नहीं होते। इधर जाइलम है, इधर फ्लोएम है, अलग अलग मतलब जैसे यहां फ्लोएम और जाइलम एक ही साथ है, यहां अलग अलग होते हैं रूट में। तो यहां पर भी ये प्राइमरी जाइलम है। अब इस प्राइमरी जाइलम में जो है मेरे पास प्रोटो बाहर की तरफ है, ये देख रहे हो, प्रोटो बाहर की तरफ है, मेटा अंदर की तरफ है, तो इसे एक्सार्क कहते हैं। दिस इज एक्सार्क। ये प्रोटो है और ये मेटा है। ध्यान से पढ़ना, सारा समझ में आएगा। तो इसका मतलब प्रोटो किधर है? आउटर साइड है। आउटर के लिए क्या वर्ड लाया? एक्स। अंदर के लिए एंड, अंदर, एंडार्क। प्रोटोजाइलम के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं। तो मेरे पास रूट एक्सार्क होती है और स्टेम क्या होती है? एंडार्क। इतनी चीज आपको आनी चाहिए। क्लियर है? तो हम कहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटो और मेटा। लीफ में भी हम एंडार्क बोलते हैं, पर लीफ में पित्त नहीं बनती, इसलिए वो वर्ड यूज नहीं करते। तो स्टेम में प्राइमरी जाइलम ये रही, पित्त की तरफ प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम। तो देख रहे हो इसमें जाइलम की डेवलपमेंट ऐसे नहीं होगी, बाहर से अंदर की तरफ, पहले प्रोटो बनेगा फिर मेटा बनता है ना। तो इसे बोलेंगे सेंट्रीपीटल डेवलपमेंट और इसे बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल। क्लियर है? ठीक है, तो जाइलम कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में फ्लोएम और टिश्यू सिस्टम और ट्रांसफर सेक्शंस, उनको लेंगे फिर सेकेंडरी ग्रुप। ठीक है, चलिए ध्यान से पढ़िए और प्लीज जाइलम की एनसीईआरटी बैठ के बिना पढ़े छोड़ा ना, कंटाप मारूंगा मैं क्लास में फिर, है ना। एक नया वो आया, उसमें मुक्के लगेंगे बच्चों को। ठीक है, बाय।